हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू डी नोवेल। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है माय एआई सिस्टम और यह भी एक नई कहानी है। स्टोरी इन्फो। आज के टाइम में पैसों के बिना कुछ नहीं मिलता, आज वही अथर्व पर भी लागू होता है। पिछले 2 सालों से अथर्व के पिता कोमा में है। परिवार पर भारी कर्ज और साथ में घर की जिम्मेदारी। तो कैसे निकलेगा अथर्व इन भी समस्याओं से, और कैसे मिला एक फटीचे को माय एआई सिस्टम? क्या अब बदलेंगी अथर्व की जिंदगी गरीबी से निकलकर? क्या अथर्व बन पाएगा अमीर इस एआई सिस्टम के मिलने से? क्या बदलाव आएगा अथर्व की जिंदगी में? जानने के लिए पढ़िए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। CH1 हॉस्पिटल, सरस्वती प्राइवेट हॉस्पिटल, दिल्ली। रूम नंबर 206, हॉस्पिटल बेड। 45 वर्षीय व्यक्ति वीर प्रताप सिंह लेटे हैं। पिछले 2 साल से कोमा में है और इनके पास बैठी है उनकी पत्नी अनीता सिंह। आयु 40 साल पर गरीबी के कारण 45 की लगती है। सुबह के समय इनसे हर रोज मिलने आती है। पिछले 2 साल से इनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। अनीता जी बैठकर वीर प्रताप सिंह से बातें किए जा रही है। पिछले 2 साल में क्या क्या हुआ है परिवार में सब कुछ बता रही है, पर अचानक वीर प्रताप कोमा से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर जब चेकअप करने आया था तो एक नई मेडिसिन दी गई है जो कि कोमा में गए व्यक्ति को होश में ला देती है। यह मेडिसिन पिछले 2 महीनों से दी जा रही है वीर प्रताप को और अचानक उनका होश तो आ जाता है। पर 2 साल से कोमा में रहने के बाद एक्सीडेंट के कारण इनके जो है ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गए थे, जिसके वजह से हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है और डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद अनीता सिंह को बताते हैं कि इनका एक ऑपरेशन होगा जिसमें 50 लाख रुपए लग जाएंगे, तब जाकर यह पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। अभी के लिए आप जाकर काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। ऑपरेशन 1 हफ्ते में करना होगा, नहीं तो उनकी हालत बिगड़ जाएगी और इनको बचाना मुश्किल होगा। अनीता जी पैसे जमा करने के बाद अथर्व को फोन करके हॉस्पिटल बुलाते हैं। अथर्व को सारी बातें बता दी जाती है कि तुम्हारे पापा का एक ऑपरेशन होना है जिसमें 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये भी बताती है तुम्हारे पापा को होश तो आ गया है पर थोड़ी हालत जो है खराब है। एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से तुमने कहा है कि 7 दिन में ऑपरेशन होगा जिससे तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनीता जी कहीं बातों को सुनकर अथर्व को थोड़ी खुशी होती है। का ऑपरेशन की बात सुनकर थोड़ी टेंशन हो जाती है कि इतनी कम समय में इतनी ज्यादा पैसों का इंतजाम कैसे होगा। फिर अनीता जी डॉक्टर से मिलती है। अभी के लिए तो वीर प्रताप सिंह की हालत सूटेबल हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा। अनीता जी डॉक्टर से मिलने के बाद उनके कैबिन बाहर आती है और अथर्व को कहती है कि बेटा मैं हॉस्पिटल रुक जाती हूँ, तुम घर चले जाओ। अथर्व भी अपना ख्याल रखने को बोला कर अपने घर चला जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले जानते हैं हमारे हीरो अथर्व के बारे में और उनके परिवार के बारे में। इंट्रोडक्शन। सिंह परिवार दिल्ली के बसंत नगर में रहता है। सिंह परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली है। सबसे पहले जानते हैं अथर्व के बारे में। अथर्व सिंह आयु 18 वर्ष, रंग गोरा, दिखने में हैंडसम, हाइट 6 फीट 8 पक एब्स, समुद्र से भी गहरी नीली आंखें, गुलाबी होंठ, चेहरे पर मासूमियत बिल्कुल बच्चों जैसी, अगर एक बार स्माइल कर दे तो हर लड़की दीवानी हो जाए। पर अथर्व की गरीबी के कारण हालात थोड़े खराब है। सभी अथर्व को फटीचे कहकर बुलाते हैं इनके स्कूल में और गरीब होने के कारण फिर भी अथर्व पढ़ाई में बहुत अच्छा है और साथ में हैंडसम भी, और इसी कारण लड़के अथर्व से जलते हैं। अथर्व ने पढ़ाई में अच्छा होने के कारण स्कॉलरशिप से दिल्ली के सबसे फेमस स्कूल इस पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया है जहां पर सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। अथर्व 12th क्लास सेके में पढ़ता है। 1 महीने बाद 12th के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। अब जानते हैं अथर्व के मम्मी पापा के बारे में। वीर प्रताप सिंह और अनीता जी दोनों कॉलेज में मिले थे, दोनों को प्यार हुआ, फिर कुछ टाइम बाद दोनों ने शादी कर ली। वीर प्रताप सिंह और अनीता जी काफी खूबसूरत है पर गरीबी के कारण हालात थोड़े खराब है। दोनों काम के बोझ तले दब गए हैं, इसलिए कहा जाता है कि पैसा किसी भी इंसान को खूबसूरत बना सकता है। अब जानते हैं वीर प्रताप सिंह की ये हालत कैसे हुई। क्या हुआ था 2 साल पहले। फ्लैशबैक। वीर प्रताप सिंह एक टैक्सी ड्राइवर 2 साल पहले सुबह के समय अथर्व को स्कूल छोड़ने के बाद जब बसंत नगर टैक्सी स्टैंड पर जा रहे थे तो एक 3 साल की बच्ची अपनी मां का हाथ छुटाकर गलती से सड़क पर आ जाती है। आगे से ट्रक आ रहा था, पूरी रफ्तार से एक्सीडेंट में कुछ पल का ही समय बचा था। वीर प्रताप सिंह एक्सीडेंट से पहले बच्ची को तो बचा लेते हैं पर खुद को नहीं बचा पाते। फिर तेज रफ्तार से ट्रक टैक्सी से टक्कर जाता है। वीर प्रताप का एक्सीडेंट हो जाता है और सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में पहुंच जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। क्या अथर्व कर पाएंगा 50 लाख रुपए का इंतजाम, और कैसे मिलेगा माय एआई सिस्टम? जानने के लिए पढ़ते रहे पोकर नॉवल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर स्टोरी अच्छी लगे कमेंट के साथ रिव्यू जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। CH2 एआई सिस्टम का मिलना। अब आगे। जैसे ही अथर्व हॉस्पिटल से निकलता है इसी सोच में डूबा हुआ होता है कि 7 दिन में 50 लाख रुपए का इंतजाम कैसे होगा। इस सोच में डूबा हुआ घर जाने के बजाय एक सुनसान रास्ते पर निकल जाता है। उस रास्ते पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। ऐसी चलते चलते अथर्व उस रास्ते पर बहुत दूर निकल जाता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। अभी अथर्व को बैठे हुए थोड़ा ही समय हुआ था। अथर्व को किसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। इस चीख को सुनकर जैसे ही अथर्व इस आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाता है, फिर अथर्व दिखाता है कि 4 गुंडे मिलकर एक मिडिल एज व्यक्ति को मार रहे हैं। ये मिडिल एज व्यक्ति कोई और नहीं प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी है, जिन्होंने इस कहानी के इस एआई सिस्टम को बनाया है। इस एआई सिस्टम को पाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग प्रोफेसर रमाकांत के पीछे है। प्रोफेसर की लैब में काम कर रहे व्यक्ति ने ही पैसों के लालच में ये जानकारी अमीर लोगों को बेच दी।
प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी दिल्ली आने से पहले मुंबई में अपनी अंडरग्राउंड लैब में काम किए करते थे। फिर जैसी उन लोगों को प्रोफेसर के बनाए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हुई, फिर प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी उन्हीं लोगों से बचते हुए दिल्ली आ गए थे और अभी अपने अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में जा रहे थे, पर किसी तरह उन लोगों को प्रोफेसर की लैब के बारे में पता चल गया था। प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी लैब को डी करके निकल रहे होते हैं कि 4 लोग प्रोफेसर का पीछा कर रहे होते हैं। उन सभी को प्रोफेसर देख लेते हैं और किसी तरह बचकर निकल जाते हैं, पर थोड़ी जाने के बाद वो 4 लोग प्रोफेसर के पकड़ लेते हैं और प्रोफेसर रमाकांत पहले तो मारते हैं, पर उम्र होने के कारण प्रोफेसर उनका कुछ नहीं कर पाते। इसी हाथापाई में प्रोफेसर घायल हो जाते हैं। फिर वही 4 लोग प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी से प्रोजेक्ट एआई सिस्टम के बारे जानकारी निकलवाते हैं, पर प्रोफेसर उनको कुछ नहीं बताते हैं। फिर वही 4 लोग प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी बहुत मारते हैं और इस हाथापाई में प्रोफेसर पास से प्रोजेक्ट फाइल और एक व्यक्ति की गन हाथ से छूटकर दूर जा गिरी है, पर वो व्यक्ति इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देता, सबसे पहले उस प्रोजेक्ट फाइल को उठाता है। इन्हीं सब में प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी ज्यादा चोट लगती है और एक तेज चीख निकल जाती है और ये आवाज उनसे थोड़ी दूर बैठे अथर्व के कानों में पड़ी है, जो अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। इस आवाज से अथर्व अपनी सोच से बाहर आता है और फिर उस आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अथर्व दिखाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ लोग मर रहे हैं। ये सब देखने के बाद अथर्व उस व्यक्ति को बचाने का फैसला करता है। अथर्व धीरे धीरे चलकर पास ही के पड़े से एक डंडा तोड़ता है और उस डंडे से उन गुंडों के पीछे छुपकर 2 गुंडों के सिर पर वार करता है। सिर पर चोट लगने के कारण दोनों बेहोश हो जाते हैं, पर 2 व्यक्ति जो प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी को पकड़े हुए थे अथर्व को देख लेते हैं। प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी को छोड़कर एक व्यक्ति अथर्व की तरफ दौड़ है और दूसरा व्यक्ति अभी भी प्रोफेसर को पकड़े हुए है। अथर्व और वो गुंडा नाम शेरा था, दोनों में हाथ पाई होने लगती है। इन्हीं सब में अथर्व धक्का लगने की वजह से नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर शेरा अपने पीछे से हथियार निकालता है, जो कि एक चाकू होता है। वो निकलकर अथर्व के पेट में मार देता है, जिससे अथर्व घायल होकर शेर के धक्के लगने से दूर जाकर गिरता है। पेट में चाकू लगने और गिरने से अथर्व की एक तेज चीख निकल जाती है। प्रोफेसर भी ये देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। बेटा शेरा का बॉस ये सब देख रहा होता है, प्रोफेसर से कहता है फाइल तो हमें मिल गई है प्रोफेसर, वो एआई सिस्टम कहाँ पर है बता दे, नहीं तो उसे लड़के को जान से मार देंगे। प्रोफेसर भी डर जाता है कि अपनी वजह से किसी बेगुनाह की जान नहीं जाने देगा। प्रोफेसर उनको उस एआई सिस्टम के बारे में बताने वाला ही होता है। उससे पहले प्रोफेसर कुछ बोल पाता, सभी का ध्यान प्रोफेसर पर होने के कारण अथर्व इस मौके का फायदा उठाकर इधर उधर कुछ चीज ढूंढने लगता है, जिससे इन गुंडों से बचा जा सके। इन्हीं सब में अथर्व की नजर पास में पड़ी रिवाल्वर पर जाती है, जो अथर्व से थोड़ी दूर पर गिरी हुई होती है। अथर्व जल्दी से उस रिवाल्वर को उठना है, घायल होने के बावजूद भी सबसे पहले शेरा को गोली मारता है। जब तक शेरा के बॉस का ध्यान अथर्व पर जाता है, शेरा मर चुका होता है 2 गोली लगने के कारण। फिर जल्दी से अथर्व वह शेर के बॉस को बिना कोई मौका दिए उस पर भी गोली चल देता है, जिससे थोड़ी देर बाद बॉस की भी मौत हो जाती है। 2 गुंडे जो काफी समय से बेहोश, ये उनको भी होश आने लगता है। पूरी तरह से होश आने से पहले अथर्व उनको भी मार देता है। काफी ज्यादा खून बहने से अथर्व बेहोश होने वाली होता है। उससे पहले प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी अथर्व के पास आते हैं, अथर्व का सर अपनी गोद में रखते हैं और अथर्व गाल थपथपाते हैं, जिससे अथर्व बेहोश ना हो। फिर प्रोफेसर अथर्व को पास ही में पड़ी पानी की बोतल से पानी पिलाते हैं। फिर अथर्व का नाम पूछते हैं। फिर अथर्व बताता है कि मेरा नाम अथर्व है दादाजी। प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी अथर्व को अपना परिचय देते हैं और इन सब बातों के बाद अथर्व को प्रोफेसर अपने गले से निकालकर एक लॉकेट देते हैं। क्या अथर्व बच पाएगा? इतना ज्यादा खून बहने के बावजूद भी कैसे बचेंगे प्रोफेसर अथर्व को? क्या मिल पाएगा अथर्व को एआई सिस्टम? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH3 लॉकेट का राज। कहानी में अब तक हॉस्पिटल से निकलने के बाद कैसे अथर्व ने गुंडों से प्रोफेसर को बचाया, इन सब में अथर्व की जान भी खतरे में पड़ जाती है। कैसे प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी अथर्व को एक लॉकेट देते हैं। अब आगे प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी लॉकेट के बारे में अथर्व को जानकारी देने से पहले थोड़ी दूर गिरे बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकलते हैं। बॉक्स को खोलकर 2 हीलिंग इंजेक्शन निकलते हैं, जिसमें से एक सबसे पहले अथर्व को लगाते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद अथर्व के पेट का घाव ठीक होने लगता है और खून बहना भी रुक जाता है। कुछ समय बाद अथर्व धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये देखकर प्रोफेसर दूसरा इंजेक्शन अपने आप को लगा लेते हैं। ये इंजेक्शन प्रोफेसर ने खुद बनाया था और ऐसे ही बहुत से दवाइयां देश के लिए बना रखी है, जिनके सारे फॉर्मूला एआई सिस्टम में है। अथर्व के ठीक होने के बाद प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी अथर्व को जो लॉकेट दिया है उसके बारे में बताते हैं। ये लॉकेट लाइट ब्लू कलर का है। देखने में तो ये लॉकेट बिल्कुल साधारण लगता है, पर असल में ऐसा नहीं है। प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी अथर्व बताते हैं इस लॉकेट का राज। प्रोफेसर कहते हैं अथर्व बेटा ये कोई साधारण लॉकेट नहीं है, बल्कि ये एक सुपरनैचुरल एआई सिस्टम है, जिसे मैंने 20 साल की मेहनत के बाद बनाया है। इस एआई सिस्टम के पीछे बहुत सारे ताकतवर और बुरे लोग पड़े हैं। अगर ये एआई सिस्टम गलत हाथों में पड़ जाता है तो बहुत तबाही मचा सकता है। इस एआई सिस्टम को पाने के लिए बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जिससे मेरी भी जान खतरे में है। अगर ये एआई सिस्टम गलत हाथों में पड़ गए तो बुरे लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। मेरी भी उम्र हो गई है, जिससे मैं इस एआई सिस्टम की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अथर्व बेटा मैं ये लॉकेट तुम्हें दे रहा हूं और इसी के अंदर एबी सिस्टम है। ये सब बातें सुनने के बाद अथर्व थोड़ा चौंक जाता है कि कैसे एक लॉकेट में एआई सिस्टम हो सकता है। ये तो बिल्कुल फैंटेसी मूवी कैसा है।
ये बात है प्रोफेसर को कह रहा, साथ में ये भी प्रोफेसर को कहता है कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूँ, मुझमें दो इतने ताकत ही नहीं है। तो फिर प्रोफेसर अथर्व को बताते हैं, बेटा ताकत तुम्हें यह एआई सिस्टम खुद देगा। जब तुम ऐसे धारण करोगे ये तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो जाएगा और कभी भी तुमसे कोई भी ऐसा अलग नहीं कर सकता कि जब तक तुम्हारे मृत्यु नहीं हो जाती। और जब यह एबी सिस्टम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा तुम्हें इस एआई सिस्टम के बारे में सिर्फ बातें पता चल जाएगी, कितनी ताकत है इसमें, ये जो शक्ति तुम हमें मिलेंगे इसका कभी भी गलत उपयोग नहीं करना। हमेशा लोगों की मदद करना, कैसे ये एआई सिस्टम तुम्हारे साथ जुड़ेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस एआई सिस्टम को मेरे द्वारा मॉडर्न और प्राचीन तरीके बनाया है। जब तुम ऐसे धारण करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इस एआई सिस्टम से तुम्हें कौन सी पावर और ज्ञान मिलने वाला है और जिससे कैसे तुम खुद की और दूसरों की मदद करोगे, ये तुम्हें इस एआई सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद पता चला। प्रोफेसर रमाकांत गोस्वामी अथर्व को बताते हैं कि कैसे तुम इस एआई सिस्टम से जुड़ोगे। जैसे प्राचीन काल में ऐसी बहुत सारी चीज हुआ करती थी जिसे खोलने के लिए अपने खून की एक बूंद गिरनी होती थी, उनके जुड़ने के लिए ऐसा ही तुम्हें इस लॉकेट के साथ करना, जिससे यह एआई सिस्टम तुम्हारे दिमाग और आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही ये एआई सिस्टम एक्टिव होगा तुम्हें इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे ये तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें में ताकतवर बनाएगा। जैसे तुम मदद कर सकते हो, इस एआई सिस्टम का कभी भी गलत उपयोग मत करना और इस एआई सिस्टम को तुम यहाँ एक्टिव मत करना क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। ये सारी बातें अथर्व बहुत ध्यान से सुनता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रोफेसर के द्वारा अथर्व को दिए जाने पर उनका धन्यवाद भी करता है और यह भी वादा करता है, मैं इस एआई सिस्टम का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए प्रोफेसर का धन्यवाद भी करता है और प्रोफेसर अथर्व से कहते हैं कि तुम अब जो है घर जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा बहुत है, मुझे भी अब चलना होगा, मेरी भी जान खतरे में है। अथर्व प्रोफेसर से कहता है, अपना ख्याल रखना दादाजी। अथर्व को एक स्माइल देकर प्रोफेसर चले जाते हैं और फिर अथर्व भी घर के लिए निकल जाता है। एआई सिस्टम मिलने के बाद क्या बदलाव आएंगे अथर्व की जिंदगी में, क्या गरीब से निकलकर अथर्व बन पाएगा अमीर? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये माय एआई सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल। अगर कहानी में कुछ बदलाव करने हैं तो आप कमेंट्स करें, बता सकते हैं। CH4 सिस्टम का इंस्टॉल होना। कहानी, अब तक प्रोफेसर ने जो लॉकेट अथर्व को दिया था इसके बारे में बताना कि ये जो लॉकेट है एक एआई सिस्टम है। प्रोफेसर एआई सिस्टम के बारे में सही बातें बताने के बाद कहते हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा और तुम्हें भी घर जाना चाहिए, पर घर के लिए निकल जाता है। अब आगे अथर्व जैसा ही घर आता है सबसे पहले फ्रेश होता है। सुबह से कुछ नहीं खाया था, सुबह ही अस्पताल के लिए निकल गया था, अब दोपहर हो चुकी है। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अथर्व खाना खाता है। फिर अथर्व आज हुई सभी घटनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। फिर अथर्व को इस बात की टेंशन होने लगती है कि इतने कम समय में 50 लाख रुपए का इंतजाम कैसे होगा। फिर अथर्व को अचानक से अपने गले में पड़े लॉकेट की याद आती है। फिर अथर्व अपने गले से लॉकेट निकलकर हाथ में लेता है लॉकेट को, फिर प्रोफेसर की बातों को याद करके किचन से चाकू लेने जाता है और अपने उंगली पर चाकू से काट लगाता है। काट लगने के बाद लॉकेट पर अपने खून की बूंद गिरता है। जैसे ही अथर्व की खून की बूंद लॉकेट पर गिरती है लॉकेट चमकने लग जाता है, हवा में उड़कर अथर्व के सर के पीछे आ जाता है, जिसको देखकर तो एक बार को अथर्व डर जाता है। फिर प्रोफेसर की कई बातें याद आती है। फिर अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हैं। जैसे ही लॉकेट सर के पीछे आता है तो लॉकेट अथर्व के सर के पीछे चिपक जाता है। फिर एकदम से लॉकेट हवा में गायब हो जाता है और फिर अथर्व हो गया, सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि अथर्व जोर जोर से चीखने लगता है। फिर कुछ समय तक ऐसे ही चीखने के बाद बेहोश हो जाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है और 24 घंटे के बाद सुबह 6 बजे अथर्व को हो जाता है, जो कि नीचे गिरता हुआ था और दर्द के कारण बेहोश हो गया था। फिर अथर्व को अपना दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, सिस्टम इंस्टॉल्ड, अपडेट इन प्रोसेस। 1%, 59%, 100% सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल। ये आवाज आने के बाद अथर्व सवाल करता है, कौन हो तुम? फिर अथर्व को अपने दिमाग में आवाज आती है, होस्ट में एक एआई सिस्टम हूं और मेरा नाम माय एआई सिस्टम है। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। मुझे मेरे होस्ट की हेल्प के लिए बनाया गया है। ये बातें सुनने के बाद अथर्व सोचता है कि यह सिस्टम क्या क्या कर सकता है और कैसे मेरी हेल्प करेगा। अथर्व की बातें सिस्टम सुन रहा था। अथर्व की बातें सुनकर सिस्टम बोला, यस होस्ट, सिस्टम आपकी जिंदगी आसान कर देगा और आपको आपकी एबिलिटी के बारे में बताएगा। सिस्टम की बात सुनकर मन ही मन बोला, एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद ये मेरी कोई हेल्प कर सके। इतना सोचकर अथर्व सिस्टम से बोला, सिस्टम इस समय मेरे पास क्या क्या एबिलिटी है? अथर्व की बात सुनकर सिस्टम फिर से अभिक के आगे एक स्क्रीन ओपन करता है और बोलने लगता है, होस्ट अथर्व, एज 18, कल्टिवेटेड लेवल 0, स्ट्रेंथ लेवल 1, एबिलिटी नन। सिस्टम की स्क्रीन देखकर अथर्व बोला, क्या मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है? तो फिर सिस्टम तुम्हारा क्या फायदा हुआ? अथर्व की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट अभी आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है लेकिन आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं। सिस्टम की बात सुनकर अथर्व बोला, मैं वो सब कैसे सीख सकता हूँ? अथर्व की बात सुनकर सिस्टम बोला, आपको जो एबिलिटी चाहिए आपको उसके सोर्स को स्कैन करना होगा। सिस्टम की बात सुनकर अथर्व कुछ समझा नहीं तो अथर्व सिस्टम से पूछता है, स्कैन करना होगा मतलब? उद्धरण चिन्ह। अथर्व की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट बस आपको जो सीखना है उसके सोर्स को अपनी आंखों के सामने लाकर स्कैन बोलना है। आपके स्कैन बोलते ही सिस्टम उसके डेटा और एनर्जी को स्कैन करके आपको नोटिफिकेशन देगा। अगर आपको करके आपको डेटा को सेव करना है तो आपको बोलना होगा, सेव। इतना बोलते ही आपके पास सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी।
सिस्टम की बात सुनकर अथर्व बोला, कुछ भी स्कैन हो सकता है। सिस्टम बोला, यस होस्ट। अथर्व ये सुनते हैं अपने स्टडी टेबल में जाता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग एंड स्टॉक की शेयर मार्केट रिलेटेड बुक राखी होती है, उसे उठना है और सिस्टम को स्कैन करने के लिए बोलता है। अथर्व की बात सुनने के बाद सिस्टम और होस्ट बोलता है। सिस्टम के इतना बोलते ही एक रेड लाइट अभिक की आंखों से निकलकर उस बुक को स्कैन करती है। 3-4 सेकंड बाद ही स्कैनिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद सिस्टम की आवाज आती है, होस्ट स्कैनिंग प्रोसेस पूरी हुई। क्या आप ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट बुक का डेटा सेव करना चाहते हैं? सिस्टम की बात सुनकर बोला, सेव। अथर्व की आवाज सुनकर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट बुक की इंफॉर्मेशन सेव हुई। इतना बोलते ही सिस्टम स्क्रीन ओपन कर देता है, जिसमें अब मेडिकल की एबिलिटी भी आ चुकी थी, जिसका लेवल 1 था। अभिक सिस्टम से पूछता है, सिस्टम इसका लेवल 1 क्यों है? सिस्टम का जवाब आता है, होस्ट ये लेवल बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप इस एबिलिटी का उपयोग करेंगे या इसके नए सोर्स को स्कैन करेंगे। अथर्व सिस्टम की बात सुनकर बोला, अच्छा लेकिन ये कल्टीवेशन लेवल क्या है? अथर्व की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट ये एक प्राचीन विद्या है, जिसके जरिए लोग अपने चक्रों को एक्टिव करते थे और इन चक्रों की वजह से वह किसी नॉर्मल इंसान से ज्यादा लंबा जीते थे। जो लोग कल्टीवेशन करते हैं उनके पास पुरानी मेडिकल तकनीकों की समझ होती है, जो आज की इस मेडिकल टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा कारगर थी, और वह लोग भूत वगैरह को भगाने और उन्हें अपने काबू में करने की सिद्धियां भी प्राप्त होती है। सिस्टम की बात सुनकर अथर्व हैरान हो जाता है। अथर्व सिस्टम से कहता है कि मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है, तुम ये बताओ क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो? तो सिस्टम करता है, जी जरूर होस्ट, मैं हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो बनाया आपकी हेल्प के लिए है। ये सुनकर अथर्व खुश हो जाता है। सुबह के 7 बजे बज चुके हैं और अथर्व की मम्मी भी हॉस्पिटल से आ चुकी है। थोड़ी देर आराम करने के बाद अथर्व को आवाज लगती है कि बेटा नीचे मैं नाश्ता बना देता हूँ, तो इतना स्कूल के लिए तैयार हो जा। क्या सिस्टम क्या मिलने से अथर्व की जिंदगी में आएगा बदलाव, जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH5 पैसों की टेंशन। अब आगे। अथर्व की मम्मी खाना बना देती है। जब तक अथर्व भी तैयार होकर नीचे आ जाता है, अनीता जी टेबल पर खाना लगा देती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद अथर्व अनीता जी से पूछता है, अब पापा की तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा? और साथ में ये बोलता है, या मम्मी अपने पैसों का इंतजाम कर लिया? फिर अनीता जी कहती है, अथर्व बेटा फैक्ट्री में लोन के लिए मैनेजर से बात कीजिए, देखते हैं मैनेजर क्या कहते हैं, कल फैक्ट्री जाकर मैनेजर से बात करूंगी। अनीता जी थोड़ी टेंशन में अभी आ जाती है, इतने कम समय में इतनी ज्यादा पैसों का एग्जाम कैसे होगा? अथर्व भी अपनी माँ के फेस पर टेंशन देख लेता है। फिर अथर्व अपनी माँ को कहता है, माँ ज्यादा चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम जल्द ही हो जाएगा। अनीता जी भी अथर्व के यह बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा देती है और उनको भी थोड़े हिम्मत मिलते हैं। थोड़ी और बातें करने के बाद अथर्व भी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरे तरफ अनीता जी घर का सारा काम करने के बाद अस्पताल के लिए निकल जाती है। वैसे अनीता जी के अगर काम की बात की जाए तो अनीता जी कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती है, वहां पर सुपरवाइजर है। इनकी सैलरी 20,000 रुपए है। जैसा ही वेद प्रताप हुआ हो रहा था, इन्होंने फैक्ट्री में फोन करके 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले ली थी और डॉक्टर ने जैसे ही बताया ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे, तो यह मैनेजर है बात करने के लिए कल जाने वाले हैं। और अभी तक जितने भी इनकी सैलरी थी और सेविंग है, वह घर खर्च और अस्पताल में प्रताप सिंह के इलाज के लिए लग जाती थी। इन्होंने बैंक से 20 लाख रुपए का घर में रखकर लोन ले लिया है वीर प्रताप के एक्सीडेंट होने के बाद उनके इलाज के लिए। बैंक लोन मेरे पास है, अभी कुछ ही बचे हैं, जिनमें से कुछ अमाउंट लोन की किस्त भरने में और बाकी का सारा पैसा वीर प्रताप के इलाज में खर्च हो गया। 20,000 रुपए से घर का खर्च चलता है, पिछले कुछ महीने से लोन की किस्त भी नहीं चुका है। बैंक वालों के यहाँ से लोन चुकाने के लिए नोटिस आया था, अगर टाइम पर लोन नहीं चुकाएगा तो घर खाली करवा दिया जाएगा। इन सब परेशानियों को अथर्व और अनीता जी पिछले 2 सालों से उठा रहे हैं। घर का काम निपटाने के बाद अनीता जी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अथर्व एएस पब्लिक स्कूल में पहुंच चुका है। स्कूल पहुंचने के बाद अथर्व सीधा अपनी क्लास में जाता है और अपने दोस्त अमन के साथ पिछले डेस्क पर बैठ जाता है। अभी तक क्लास में टीचर नहीं आई होती है, तो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, फिर दोनों दोस्त अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अमन की अगर हम बात करें तो अमन की अथर्व की तरह गरीब फैमिली से आता है, अपने साथ में ही एडमिशन लिया स्कॉलरशिप के आधार पर। अमन का घर अथर्व के घर से कुछ नहीं दूरी पर है। दोनों दोस्त अक्सर स्कूल के बाद भी मिलते रहते हैं। कभी आधार हमारे घर चला जाता है, कभी अमन अथर्व घर आ जाता है, दोनों साथ है। मैं स्कूल से घर जाते हैं और कभी कभी अमन जो है स्कूल थोड़ा जल्दी आ जाता है। दोनों बचपन से साथ रहे हैं और काफी अच्छे दोस्त भी हैं। क्लास में प्रीति मैडम भी तब तक आ जाती है। प्रीति मैडम बच्चों को मैथ पढ़ता है, स्वभाव की काफी अच्छी है पर थोड़ी गुस्सैल है, दिखने में काफी खूबसूरत और हमारा हीरो अथर्व की क्रश भी है। इसी के चलते अथर्व मैथ में काफी अच्छा स्कोर करता है। प्रीति मैम के लिए ज्यादा नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है और कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ एएस पब्लिक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाती है। टीचर बनना एक सपना है, उसे सपने को साकार करने में लगी हुए प्रीति मैम के बारे में डिटेल में बताने का एक रीजन है जो आपको आगे पता चलेगा। प्रीति मैम की उम्र 23 साल, रंग गोरा, कमर से नीचे आते लंबे बाल, कद 5 फीट 6 इंच, नीली आंखें, एक बार देख ले दो कोई नजर ना हटा पाए, गुलाबी पनखाड़े जैसे होठ, चांद सा गोरा चेहर भगवान ने फुर्सत से बनाया है, देखने में बिल्कुल सुपर मॉडल। वैसे एजुकेशन की बात की जाए तो बिजनेस के रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और अगले साल कंप्लीट हो जाएगी हमारी कहानी की। ये भी एक हीरोइन है। कैसे होगी अथर्व और प्रीति के लव स्टोरी की शुरुआत, वह आपको आगे पता चलेगा।
अब आते हैं फिर से कहानी। प्रीति मैम क्लास में आने के बाद सबसे पहले अटेंडेंस लेती है और फिर अनाउंसमेंट करती है कि 1 महीने बाद आपका जो है बोर्ड एग्जाम में और 2 हफ्ते बाद आपका जो है मैथ का जो है टेस्ट होना है, उसके प्रिपरेशन कर लेना। फिर पढ़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही लेक्चर जो है खत्म होते रहते हैं पर लंच टाइम हो जाता है। अथर्व और अमना पना अपना लंच बॉक्स लेकर लंच करने लग जाते हैं। दोनों कैफेटेरिया से लंच नहीं करते, घर से ही लंच बॉक्स लेकर आते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है, सारे लेक्चर खत्म हो जाते हैं। फिर दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर अथर्व सबसे पहले फ्रेश होता है। अनीता जी भी थोड़े ही समय के बाद अस्पताल से घर आ जाती है। उससे पहले ही आता अपने लिए और अनीता जी के लिए खाना बना देता है। खाना खाने के बाद अथर्व अपने कमरे में चला जाता है और अनीता जी किचन में सारे बर्तन जो है साफ करके रख देती है। कमरे में पहुंचने के बाद अथर्व अपने और एआई सिस्टम से बात करता है और ये पूछता है कि पापा के लिए 50 लाख का इंतजाम करना है, तो मुझे ये बताओ कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। फिर एआई सिस्टम अथर्व को बताता है कि कैसे आप जो है घर बैठे ही पैसे कमाएंगे, इसमें मैं आपके हेल्प करूंगा हो होस्ट। फिर कैसे कमाए आएगा अथर्व सिस्टम की मदद से पैसा। अभी कुछ ही समय में 50 लाख रुपए जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH6 ट्रेडिंग करना। अब आगे अथर्व सिस्टम से कहते हैं कि अब तुम बताओ मैं पैसे कैसे कमाऊं। एआई सिस्टम कहता है होस्ट वैसे तो पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। अथर्व कहता है तुम बताओ, जो ऑप्शन मुझे बेटर लगेगा चुन लूंगा। एक है एंटीक चीजों को ढूंढ कर उनकी बिड करना और दूसरा है ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है। पहले वाले तरीके में बहुत टाइम खराब होगा, उसके लिए हम दोनों को जगह जगह घूमना होगा। फिर कहीं एक एंटिक चीज मिलेगी तो इसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो बचा एक तरीका जो है ट्रेडिंग करना, जो कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। जैसे कि तुम इंडिया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए टाइम लिमिट अलग है, लेकिन अगर तुम बिटकॉइन में ट्रेड करोगे तो उसमें टाइम कोई लिमिट नहीं है और उसमें सबसे अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं। अब तुमको सोचना है अथर्व तुमको किसमें करना है, और पैसों की चिंता तुम मत करो, तुम इसमें 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। एक और तरीका है जेड मार्केट से पैसे कमाने, जहां पर बेस कीमती पत्थरों को ढूंढना होता है। उन पत्थरों में जेड स्टोन निकलते हैं जिससे बेचकर करोड़ रुपए कमाए जा सकता है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और घर बैठे ट्रेडिंग करना काफी अच्छा ऑप्शन है। क्रिप्टो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। अथर्व एआई सिस्टम पूछता है होस्ट तुम्हारे बैंक अकाउंट में अभी कितने रुपए हैं। अथर्व कहता है 5000 रुपए है। सिस्टम एआई सिस्टम ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसमें आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर पाओ। अथर्व भी अपना पुराना सा लैपटॉप जो छोटी सी टेबल पर रखा हुआ था वो उठता है और फिर बेड पर आकर बैठ जाता है। अथर्व ने ये लैपटॉप सेकंड हैंड मार्केट से अपनी कुछ सेविंग इकट्ठा करके लिया था। अथर्व सिस्टम की मदद से इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद अपना अकाउंट बनाता है जिससे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सके। कुछ ही समय में सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और अकाउंट भी बनाकर रेडी हो जाता है। सबसे पहले अथर्व को सिस्टम बदलता है होस्ट आपने जो स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग की बुक्स स्कैन गई थी, कुछ उसकी मदद से करना सीख सकते हो और पैसे आपको जो इन्वेस्ट करने हैं मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। सिस्टम अथर्व 1000 रुपए में कौन सी क्रिप्टो करेंसी मिल सकती है, सबसे अच्छा रिटर्न दे सकती है 24 घंटे के अंदर, वो बताता है। अथर्व जब फर्स्ट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, ट्रेडिंग करता है, कुछ ही समय में 5000 रुपए से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसे करके अथर्व 24 घंटे के अंदर कुछ ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके और ट्रेड करके काफी अच्छे पैसे बना लेता है। करीबन 5000 रुपए से 5 लाख रुपए बना लेता है। ऐसे ही समय गुजरता है और ऐसे ही ट्रेडिंग करके महज 2 दिन में 60 लाख रुपए कमा लेते हैं। 50 लाख रुपए अपने बैंक खाते में विड्रॉल कर लेता है और 10 लाख रुपए को सिस्टम की मदद से इन्वेस्ट कर देता है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, 24 घंटे आप जो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर अथर्व अपने कमरे से निकाल कर नीचे आता है तो देखा है अथर्व की मां अनीता जी अभी तक आई नहीं है फैक्ट्री से। आज उन्हें मैनेजर से भी बात करनी थी 50 लाख के लोन के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तब तक किचन में जाकर खाना बना लेता है क्योंकि खाने का भी टाइम हो चुका है। अनीता जी फैक्ट्री से आज जाएंगे यही सोचते हुए किचन में चला जाता है और काफी खुश भी था क्योंकि 50 लाख रुपए का इंतजाम अपने पापा के ऑपरेशन के लिए अपने कर लिया था। बाकी बचे पैसों को भी इन्वेस्ट कर दिया था जिससे रिटर्न भी अच्छे आएंगे और घर के हालात भी सुधार जाएंगे। यही सोचते हुए अथर्व कुछ ही समय में खाना तैयार कर लेते हैं और डाइनिंग टेबल पर भी लगा देता है। तब तक अथर्व की मां फैक्ट्री से आ चुकी है और थोड़ी मायूस लग रही है, चेहरा भी उतरा हुआ है। ये देखकर अथर्व कहता है आप आ गए मां, आप थोड़ी परेशानी लग रहे हो, क्या बात है। अनीता जी कहती है कुछ नहीं बेटा, क्योंकि यह बातें बताकर अथर्व को टेंशन नहीं देना चाहती थी इसलिए अथर्व से छुपा रही थी। हमको तो पहले से ही पता था, अनीता जी ने कल अथर्व को बताया था कि कल वह मैनेजर से लोन के बारे में बात करेगी। फिर भी अथर्व अनजान बनते हुए कहते हैं और अपनी माँ से कहता है माँ आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देता हूँ और आपको एक खुशखबरी भी देनी है। फिर अनीता जी पूछता है कैसी खुशखबरी। अथर्व पहले आप फ्रेश हो जाए और डाइनिंग टेबल पर आएगी फिर हम आपको बताऊंगा, तक मैं खाना लगा देता हूँ और यह खुशखबरी सुनकर आप भी काफी खुश हो जाएगी। अनीता जी भी जल्दी ही जाती है अपने कमरे में, थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर आ जाती है। तब तक अथर्व ने भी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। खाना खाते हुए अनीता जी पूछती है अब बता अथर्व तुम क्या कह रहा थे। अथर्व भी अपनी मां से कहता है मां पापा के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। अनीता जी की खाते हुए हाथ रुक जाते हैं और फिर अथर्व से कहती है कहां से हुआ इंतजाम। अथर्व अनीता जी से कहता है पहले खाना खा लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा पैसा का इंतजाम कहां से हुआ। अनीता जी भी जिद नहीं करती और जल्द ही खाना फिनिश कर देती है। तब तक मैं अभी खाना खा लिया था।
दोनों माँ बेटे खाना खाने के बाद किचन में बर्तन रखने जाते हैं और फिर सोफे पर अगर बैठते हैं और फिर अथर्व अपनी माँ को बताता है कि कैसे उसने पैसों का इंतजाम दिया। सिस्टम के बारे में अनीता जी को कुछ नहीं बताता क्योंकि प्रोफेसर ने अथर्व को किसी को भी बताने सख्त मना किया था। फिर अथर्व अनीता जी को बताता है कैसे मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड एक बुक पढ़ी और 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करके 2 दिन के अंदर 60 लाख रुपए कमाए, और यह भी बताता है कि 50 लाख रुपए पापा के ऑपरेशन के लिए निकले और 10 लाख रुपए को फिर से इन्वेस्ट कर दिया, जिससे आपको भी फैक्ट्री में जॉब नहीं करनी पड़ेगी और जल्द ही बैंक लोन भी मैं चुका दूंगा। ये बातें सुनकर कर अनीता जी पहले तो काफी खुश होती है, अथर्व को गले लगा कर रोने लगती है। फिर अथर्व पूछता है, माँ आप रो क्यों रही हो? अनीता जी अथर्व से कहती है, बेटा ये तो खुशी क्या आंसू है, मुझे तो काफी चिंता हो रही थी कि 7 दिन में कैसे इंतजाम होगा 50 लाख रुपए का, पर तुमने में जैसा कहा था कि 2 दिन में पैसों का इंतजाम हो तुमने करके दिखा दिया, इसलिए मैं रो रही थी क्योंकि ये खुशी के आंसू है। इतने दुखों के बाद हमारी जिंदगी में फिर से खुशी आएगी और कल ही हम पैसे जमा करा देंगे और फिर तुम्हारे पापा को ऑपरेशन भी हो जाएगा तो हमारे साथ घर आ जाएंगे, फिर हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। क्या अथर्व के पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और क्या अब अथर्व की जिंदगी सुधर पाएगी, गरीबी से निकालकर बन पाएगा अमीर? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH7 अथर्व का कल्टीवेशन करना। अब आगे अथर्व ने पैसों का इंतजाम कर लिया था, ट्रेडिंग करके 50 लाख रुपए कमा लिए थे। अथर्व की नींद सुबह 5 बजे खुलती है। एआई सिस्टम ने ही अथर्व को सुबह जल्दी उठने के लिए कहा था। अथर्व को जब एआई सिस्टम मिलाया, प्रोफेसर ने बताया था अथर्व को ये जो सिस्टम है प्राचीन और मॉडर्न दोनों तरीके से बनाया गया है, इसीलिए सिस्टम के मिलने के बाद अथर्व को सिस्टम से कल्टीवेशन तकनीक की बुक और साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त हुआ। आयुर्वेदिक चिकित्सा की भी बुक मिली है सिस्टम की प्राचीन लाइब्रेरी से। बाकी जैसे जैसे अथर्व सिस्टम को समझेगा, सिस्टम की पावर उसे पता चलती रहेगी। अथर्व सबसे पहले बिस्तर से उठकर फ्रेश होता है, फिर सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वह फॉलो करता है। सिस्टम अथर्व को कल्टीवेशन, जिसे हम साधना भी कहते हैं, वह करने के लिए करता है और अथर्व सिस्टम से पूछता है कि यह कल्टीवेशन क्या होता है, तो सिस्टम अथर्व को बताता है कि कल्टीवेशन और साधना प्राचीन समय में की जाती थी, जिससे योद्धा अपने ताकत बढ़ते थे और एक आम आदमी से ज्यादा ताकतवर होते थे। साधना करने की भी कई प्राचीन विधियां होती थी जिससे अपनी शक्तियां बढ़ते थे और उन्हें हम साधना चक्र बोलते थे। 7 चक्र होते हैं, पहले होता है मूलाधार चक्र और जैसे जैसे तुम साधना करोगे कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। फिर आई सिस्टम कहता है, सिस्टम की प्राचीन लाइब्रेरी में जाकर तुम साधना की किताब देख सकते हो। जैसे जैसे तुम साधना करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे लेवल भी बढ़ते जाएंगे। टोटल तुम्हें साधना से यानी कि कल्टीवेशन से 7 लेवल क्रॉस करने हैं, जिससे तुम्हारी ताकत आम मनुष्य से कई ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारे शरीर की अशुद्धियां भी जो है दूर हो जाएगी कल्टीवेशन करने से। सिस्टम की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए प्राचीन लाइब्रेरी में जाता है, वहां पर अथर्व को बहुत सारी प्राचीन बुक देखने को मिलती है। उन्हें में से सिस्टम की कहानी मुताबिक प्राचीन कल्टीवेशन तकनीकी बुक निकलता है जो अथर्व की आंखों के सामने आ जाती है और अथर्व को यह भी बताता है कि अगर तुम इस बुक को सेव कर लोगे, तुम्हारे सोचने मात्र से ही ये तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी, तो तुम कभी भी साधना की मुद्रा में बैठकर इस बुक में जो विधि दी गई है उसको फॉलो कर सकते हो। फिर अथर्व सिस्टम से कहता है, सिस्टम तुम इस बुक को सेव कर दो तो कुछ ही सेकंड में ये बुक आधार की पर्सनल लाइब्रेरी जो सिस्टम ने बनाई थी उसमें हो जाती है। उसमें पहले से ही एक बुक सेव थी, शेयर मार्केट एंड ट्रेडिंग, और वह बुक फाइनेंस सेक्शन में सेव है। अब कल्टीवेशन और साधना की तकनीक की प्राचीन बुक्स के सेक्शन में सेव हो जाती है और सिस्टम की बताए इंस्ट्रक्शन के साथ अथर्व साधना की मुद्रा में बैठ जाता है और साधना करने लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और अथर्व को साधना करते हुए 1 घंटा हो चुका है और अथर्व के शरीर से साधना करने के साथ काले रंग की अशुद्धियां भी निकल रही है जो शरीर में जमी हुई गंदगी होती है। अथर्व जो साधना कर रहा है, कुछ तकनीक से यह सारी अशुद्धियां अथर्व के शरीर से निकल रही है और पूरे शरीर पर जैसे जैसे समय बीतता है ये काले रंग की अशुद्धियां निकलते ही जा रही है और इसे काफी बदबू भी आ रही है। 1 घंटे बाद अथर्व साधना से उठता है और उठते ही अपनी हालत देखता है तो उसके शरीर पर काफी सारी काले रंग की गंदगी देखने को मिल रही है और उनसे काफी बदबू भी आ रही है और यह बदबू अथर्व से बर्दाश्त नहीं आती। फिर अथर्व सिस्टम से पूछता है, ये काले रंग का पदार्थ मेरे शरीर पर कहां से आया? तो सिस्टम अथर्व को सारी बातें बता देता है कि होस्ट, जैसे जैसे आप साधना कर रहे थे वैसे ही आपके शरीर से जितनी भी गंदगी थी साधना करने से वह बाहर निकल रही थी और यह जो काले रंग का पदार्थ है ये वही अशुद्धियां, और जैसी जैसे आप साधना करते रहेंगे हर रोज ये गंदगी आपके शरीर से निकालती रहेगी जब तक आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता। ये सारी बातें बताने के बाद फिर सिस्टम अथर्व को कहता है कि होस्ट आप जाकर पहले नहा लीजिए। अथर्व भी बाथरूम फ्रेश होने चला जाता है और थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर और जहां पर अथर्व साधना कर रहा था वहां पर भी थोड़ी सी गंदगी अथर्व को देखने को मिलती है। जल्दी से बाथरूम में जाकर और एक साफ कपड़ा लेकर अथर्व उसे काले रंग की अशुद्धि को साफ करता है। अभी तक अथर्व ने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया है। गंदगी साफ होने के बाद अथर्व अपने कपड़े निकाल कर पहना है। साधना करने से अथर्व को अपने शरीर में बदलाव देखने को मिलता है। पहले जो शरीर कमजोर था अब कल्टीवेशन करने से हड्डियां मजबूत होने लगी है, साथ में शरीर में भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं क्योंकि साधना में इतनी प्रगति नहीं हुई है, इसीलिए अथर्व के शरीर में थोड़े ही बदलाव आए हैं। जैसे ही अथर्व मूलाधार चक्र पर पहुंचेगी वैसे ही शरीर में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे कल्टीवेशन करता रहेगा वैसे वैसे शरीर की ताकत बढ़ती रहेगी। साधना करने से अथर्व का चेहरा भी पहले से काफी साफ हो गया है और काफी चमक भी रहा है और कल्टीवेशन की वजह से आज अथर्व काफी एनर्जेटिक भी लग रहा है।
इसी में समय 6:30 हो जाता है। फिर अथर्व जल्दी से नीचे जाता है। अनीता जी भी जल्दी उठती है सुबह और अभी किचन में खाना बना रही है। अथर्व भी अनीता जी के पास किचन में आ जाता है और अथर्व को बिना देखे कि खाना बनाते हुए अनीता की बातें करने लगती है और साथ में ये भी कहते हैं कि अथर्व आज तू बड़ी जल्दी उठ गया। फिर अथर्व हंसते हुए कहता, माँ आज थोड़ी एक्सरसाइज करनी थी और एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं इसलिए थोड़ा पढ़ना भी था। कल्टीवेशन वाली बात नहीं बताता है अनीता जी को, इसलिए आता भी थोड़ा झूठ बोल देता है। बाकी पढ़ने वाली बात झूठ नहीं है क्योंकि आज अथर्व साधना के बारे में भी तो पढ़ा है। अथर्व से बातें करते हुए अनीता जी भी खाना बना लेती है। फिर पीछे मुड़कर जैसे ही अथर्व को देखते हैं तो पहले से अथर्व में काफी बदलाव नजर आ रहा होता है। फिर अथर्व को काफी गौर से देखती है। पहले से अथर्व काफी हैंडसम भी हो गया है। एक ही दिन में इस बदलाव से अनीता जी को अथर्व शक भी हो रहा है। एक ही रात में इतना बदलाव कैसे आया अथर्व में। फिर अनीता जी अथर्व से पूछते हैं, अथर्व बेटा आज तुम काफी बदले बदले लग रहे हो, पहले से काफी खूबसूरत भी हो गए। फिर अथर्व अपनी माँ से कहता है, जब पापा हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मुझ में इतना बदलाव कैसे आया। तब तक के लिए यह एक सीक्रेट है। अथर्व की माँ भी अथर्व से कुछ नहीं कहती और खाना उठाकर डाइनिंग टेबल की ओर चली जाती है और फिर अथर्व से करती है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे पर मुझे जरूर बताना। अब चल चलकर खाना खा ले, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तुम मेरे साथ चलेगा? हमें आज पैसे भी जमा करने हैं और कल तुम्हारे पापा का ऑपरेशन भी हो जाएगा और फिर तुम स्कूल के लिए निकल जाना। क्या कल वीर प्रताप सिंह का ऑपरेशन होगा? सिस्टम के आने से अब क्या बदलाव आएंगे अथर्व की जिंदगी में और कल स्कूल में क्या हंगामा होगा अथर्व के जाने से, क्योंकि कल्टीवेशन के बाद अथर्व ही हैंडसम रहा था। आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH8 हैंडसम अथर्व। अब आगे अथर्व और अनीता जी ने अपना खाना खत्म कर लिया। फिर अथर्व अपना बैंक कार्ड और स्कूल बैग लेने के लिए अपने कमरे में जाता है। अनीता जी भी अपने कमरे से अपना सामान लेकर आ जाती हैं और अथर्व का ही वेट कर रही होती हैं। थोड़ी देर में अथर्व भी हाल में आ जाता है। फिर दोनों माँ बेटे साथ में अस्पताल के लिए निकलते हैं। अनीता जी घर को लॉक करती हैं, तब तक अथर्व टैक्सी भी बुक कर लेता है, वह भी आ जाती। फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही सामने सरस्वती प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वीर प्रताप के पास जाने से पहले अथर्व और अनीता जी सबसे पहले बिलिंग काउंटर पर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट को पेशेंट की सारी डिटेल बताते हैं और पेशेंट का नाम भी बता देते हैं, वीर प्रताप सिंह, जिनका एक हफ्ते में ऑपरेशन होना है। रिसेप्शनिस्ट सबसे पहले अनीता जी से पूछती है, बिल आप कार्ड से पे करेंगे या कैश? फिर अथर्व रिसेप्शनिस्ट को अपना ATM कार्ड अपनी पॉकेट से निकाल कर दे देता है। सिस्टम की मदद से आधार में अपना ATM कार्ड भी अपग्रेड कर लिया था, जिससे इजीली 50 लाख जैसी बड़ी अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी। फिर रिसेप्शनिस्ट कार्ड को स्वाइप मशीन में डालती है और अथर्व के आगे स्वाइप मशीन करती है। ATM पिन इंटर करने के लिए अथर्व ATM पिन इंटर कर देता है और कुछ ही समय में 50 लाख रुपए की पेमेंट हो जाती है और अथर्व के मोबाइल में मैसेज भी आ जाता है कि आपके खाते से 50 लाख रुपए कट चुके हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट अथर्व को रिसिप्ट देती है, बल्कि और साथ में ये भी बताते हैं कि आपके पापा का ऑपरेशन कब किया जाएगा। शेड्यूल के हिसाब से रिसेप्शनिस्ट में डॉक्टर से बात कर ली थी और अथर्व भी रिसेप्शनिस्ट को 2 दिन का टाइम बता देता है, क्योंकि जिस दिन उसके पापा का ऑपरेशन होना है उसे दिन अथर्व की छुट्टी है। और अथर्व भी रिसेप्शनिस्ट को यह इंस्ट्रक्शन भी देता है कि आप मेरे पापा को विप वार्ड्स में शिफ्ट करवा दीजिए। जर्नल वार्ड से रिसेप्शनिस्ट भी, ठीक है सर, कुछ इस समय में आपके पापा को VIP वार्ड में शिफ्ट करवा दिया जाएगा। अनीता जी वीर प्रताप से मिलने के लिए उनके बोर्ड में चली जाती है और स्कूल के लिए निकल जाता है। आज अथर्व कल नहीं लाया इसलिए टैक्सी बुक करता है। इस समय में टैक्सी आ जाते हैं और टैक्सी में बैठकर अच्छे समय में स्कूल पहुंच जाता है। जैसे ही स्कूल में इंटर करता है अथर्व आसपास से गुजर रहे सभी लड़के लड़कियां अथर्व को ही देखे जा रहे हैं, किसी नजरें अपने ऊपर पकड़। अथर्व थोड़ा अनकंफर्टेबल, लड़के अथर्व की खूबसूरती से जल रहे हैं और वही लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं, यार क्या यह नया स्टूडेंट आया है, काश यह मेरा बॉयफ्रेंड होता। सभी आपस में यही बातें कर रहे होते हैं। अन्य सब बातों के बीच अथर्व अपनी क्लास के करीब भी पहुंच जाता है। तो धरो के हैंडसम होने का राज है कल्टीवेशन, जिसमें शरीर से अशुद्धियां। अथर्व अपनी क्लास के करीब भी पहुंच जाता है। तो अथर्व के हैंडसम होने का राज है कल्टीवेशन से, जिसमें शरीर से अशुद्धियां निकाली और स्किन काफी ब्राइट हो गई और काफी एनर्जी भी शरीर में देखने को मिलती है कल्टीवेशन से या फिर साधना से। आप भी मेडिटेशन करते हो तो काफी पॉजिटिव आपका मन देखने को मिलेगा, साथ में दिन भी काफी अच्छा जाएगा, एनर्जेटिक फील करोगे। इन्हीं सब बातों के बीच अथर्व अपनी क्लास में पहुंच जाता है। जैसे ही अथर्व क्लास में एंटर करता है तो सभी बच्चे काफी गौर से अथर्व को देख रहे थे। कुछ तो आपस में बातें कर रहे थे कि एक नया स्टूडेंट है और लड़की आधार की खूबसूरती से जुड़ रहे थे। रॉकी जो क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है और वो काफी अमीर भी है, अपनी लाइमलाइट को छींटे देख काफी गुस्से में आ जाते हैं और अथर्व को सबक सिखाने की सोचता है कि पहले भी काफी बच्चों को बुली किया करता था कि रोकने देख लिया था, ये कोई नया स्टूडेंट नहीं है, ये अथर्व है। लड़कियां तो आरो की दीवानी ही हो गई थी, वह भी आपस में बातें कर रही थी, काशी मेरा बॉयफ्रेंड होता, मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया, यही सब बातें कर रही थी। इन्हीं सब में अथर्व अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है अपने दोस्त आदित्य के पास। आदित्य भी अथर्व को देखकर काफी हैरान हो जाता है और पूछता है, भाई 2 दिनों में तेरे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया? और यह भी कहता है, क्या बात है, काफी टाइम से स्कूल में नहीं दिखा। फिर अथर्व भी आदित्य को बता देता है कि पापा को 2 साल बाद कोमा से बाहर आए हैं और इन्हीं सब बातों में यार टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। पहले पापा का कोमा से बाहर आना, फिर अचानक सिस्टम का मिलन और फिर 50 लाख रुपए का इंतजाम, यही सब सो रहा होता है। आदित्य अथर्व को अपनी सोच से बाहर निकलता है। छोटी इरा कहता है, ये तो अच्छी बात है अंकल, काफी टाइम से कोमा में थे, हो सा गया उनको। फिर आदित्य कहता है, ये सब छोड़ दूं, ये बता यार इतना हैंडसम कैसे हो गया? फिर अथर्व आदित्य से करता है, यह एक सीक्रेट है, वह मैं तुम्हें फुर्सत में बताऊंगा जब हम कहीं घूमने चले गए। आदित्य भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर कहता है, ठीक है कोई नहीं यार,
नेक्स्ट चैप्टर में आदित्य के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। इन्हीं सब बातों में क्लास का टाइम भी हो चुका है और क्लास में टीचर आ चुकी है। टीचर का नाम है शिवांगी कपूर। एक बिजनेस वुमेन के साथ में कॉलेज में स्टडी भी कर रही हूँ और अपने पैशन का फॉलो करते हुए मॉर्निंग टाइम में बच्चों को पढ़ाती भी है। शिवांगी कपूर काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती है, काफी टैलेंटेड है। शिवांगी कपूर उम्र 21 साल, दिखने में बिल्कुल परी की तरह खूबसूरत, रंग गोरा, गालों में हल्के से टेम्पल पड़ते हैं जब भी स्माइल करती है, कमर तक आते काले बाल गुलाबी पंखुड़ी जैसे हो, लंबी गोरी टांगे जो सबसे अलग बनाती है, दिखने में काफी मासूम और खूबसूरत। कुल मिलाकर सारी क्वालिटी ब्यूटीफुल ब्रेक पर रहते हैं, ना कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। ऐसा ही शिवांगी कपूर के साथ है और इसी कमी के चलते शुरू होगी आदित्य और शिवांगी की लव स्टोरी। वो कमी क्या है वह आपको कहानी में आगे पता चलेगी। तो क्या है कमी शिवांगी में, जानेंगे डिटेल में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH9 खूबसूरत टीचर। अब आगे सभी बच्चे अपनी क्लास में टीचर श्रेया किसी न्यू टीचर को देखते हैं, हम काफी हैरान हो जाते हैं। वैसे उन्हें बता तो दिया गया था कि टीचर श्रेया कुछ दिन के लिए नहीं आएगी, उनकी तबीयत खराब है, उनकी जगह पर नई टीचर आएगी। पर जैसे ही उन्होंने शिवांगी को दिखा उसकी खूबसूरती में खो गए। शिवांगी एक तो इतनी कम उम्र की थी तो शिवांगी 21 साल की पर लगती थी 18 की, चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। नई टीचर को देख स्टूडेंट काफी हैरान हो जाते हैं और पास में टीचर के बारे में ही बातें करने लगते हैं। आपको बता दें कि श्रेया की जगह शिवांगी कपूर क्यों आई है, क्योंकि शिवांगी श्रेया की दोस्त है। श्रेया ने ही शिवांगी को कुछ दिन के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए बोला था, कॉलेज की भी छुट्टियां हैं, एक लेक्चर के बाद शिवांगी इजीली अपना बिजनेस भी हैंडल कर सकते हैं। शिवांगी का एक ड्रीम भी था, एक बार अपनी लाइफ में बच्चों को जरूर पढ़ाए और इस सपने को पूरा करने में हेल्प की है। श्रेया ने बरसात में ये भी बताया कि 1 महीने में 12th के एग्जाम है, तुम्हें सिर्फ 20 दिन ही बच्चों को पढ़ना है। शिवांगी भी इन सब के लिए मान गई। श्रेया क्यों नहीं आ रही बच्चों को पढ़ने के लिए, तो इसका एक रीजन है कि प्रीवियस डे ही श्रेया का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, इसी कारण शिवांगी आई है श्रेया की जगह एस पब्लिक स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ना। श्रेया और शिवांगी बचपन की ही दोस्त है, दोनों स्कूल में साथ पढ़े हैं। श्रेया एक मिडिल क्लास फैमिली से है और शिवांगी की फैमिली के बारे में डिटेल में हम जानेंगे। प्रेजेंट टाइम शिवांगी की आवाज से सभी बच्चे अपने होश में आते हैं और शिवांगी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कब शिवांगी है क्लास में आ गई। अथर्व भी एक तक शिवांगी को देखे जा रहा है। फिर शिवांगी सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम शिवांगी कपूर है और मैं आप सभी को कुछ दिनों के लिए इंग्लिश पढ़ा आऊंगी। शिवांगी अभी सभी बच्चों से अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कुछ ही समय में अथर्व का भी नंबर आता है। जैसे ही अथर्व अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए उठना है, एक पल को तो शिवांगी अथर्व की ही चेहरे में खो जाती है, क्योंकि अथर्व लग ही इतना हैंडसम रहा था। अथर्व की आवाज से अपने ख्यालों से शिवांगी बाहर आती है और कुछ ही सामने अथर्व भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता है, तो शिवांगी को भी पता चलता है अथर्व का नाम। और आज पहली बार किसी लड़के ऐसे देखने से शिवांगी को फर्क, वरना शिवांगी की बीमारी, शिवांगी लड़कों से दूरी बनाकर रखते थे। इसका कारण आपको आगे हम बताएंगे जब शिवांगी के परिवार के डिटेल में हम जानेंगे। अथर्व को देखकर जो शिवांगी ने फील किया, इस एहसास के बारे में शिवांगी भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ऐसा पहले किसी के लिए भी फील नहीं किया। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद शिवांगी सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ना शुरू करती है। इन्हीं सब बातों में हाफ लेक्चर तो निकल चुका था। जब शिवांगी पढ़ रही थी तो काफी फोक्स नजर आ रही थी। शिवांगी की मीठी आवाज काफी प्यारी लग रही थी। शिवांगी की दूसरी साइड भी है जो किसी को दिखाई नहीं है, वो कहानी में आगे पता चलेगा। शिवांगी कपूर हमारी कहानी की हीरोइन है। थोड़ी ही देर में ऐसे ही पढ़ते हुए लेक्चर कब खत्म हो गया बच्चों को और शिवांगी को पता ही नहीं चल कि कब लेक्चर खत्म हो गया। शिवांगी जो भी काम करती है काफी फोक्स के साथ करती है, चाहे बिजनेस हो या फिर कोई अदर। शिवांगी जो भी काम करती है काफी फोक्स के साथ करती है, चाहे बिजनेस हो या फिर कोई अदर वर्क हो। ऐसे ही समय बीतता है और सभी लेक्चर खत्म हो जाते हैं, सभी बच्चे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आज अथर्व अपनी साइकिल लेकर, इसलिए वह पैदल ही निकलने की सोचता है घर के लिए और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अथर्व अपने घर के लिए शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी भी स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल से निकली थी और ट्रैफिक जाम होने की वजह से शिवांगी भी ईश्वर का ट्रांसलेशन अथर्व से पहले निकल चुकी थी। ज्यादा देर ट्रैफिक जाम में रहने की वजह से और सुबह से ठीक से खाना न खाने की वजह से शिवांगी को सफोकेशन यानी घबराहट होने लगती है। इसका कारण भी को आगे पता चलेगा, इसलिए शिवानी जल्दी घर पहुंचने के लिए अथर्व जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से जाने लगते हैं। ये रास्ता आगे चलकर एक हाईवे से कनेक्ट होता है और उसी रास्ते पर कपूर मेंशन भी है जहां पर शिवानी रहती है। शिवानी अभी थोड़ी ही दूर गाड़ी लेकर आगे बढ़ी थी। अथर्व भी शिवानी की गाड़ी को देख लेता है। मौसम भी थोड़ा खराब होने लगा था, इसलिए अथर्व थोड़ा जल्दी चलते हुए घर की तरफ निकल रहा होता है। शिवानी अभी थोड़ी दूर ही गाड़ी चला कर गई थी। अचानक शिवानी को पैनिक अटैक आने लगते हैं और यह पैनिक अटैक शिवानी को बताते थे जब भी शिवानी टाइम से खाना नहीं खाती थी और अपनी दवाइयां स्किप कर देती थी या फिर लेना भूल जाती थी। पैनिक अटैक के कारण शिवानी की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाते हैं और साइड में जाकर पेड़ से टकरा। मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा था, साथ में हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी और इस धमाके की आवाज पीछे चल रहे अथर्व को भी सुन पड़ती है। फिर जल्दी से अथर्व जिस डायरेक्शन में आवाज आई थी इस डायरेक्शन में दौड़ता है। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद अथर्व को दिखाई देता है कि शिवानी की गाड़ी पेड़ से टकरा चुकी है। फिर अथर्व जल्दी से दौड़कर कार के पास पहुंचता है। क्या अथर्व बचा पाएगा शिवानी को और क्यों आते हैं शिवानी को ये पैनिक अटैक क्या है? राज शिवानी की बीमारी का जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH10 शिवांगी की बीमारी।
अब आगे, जैसे ही अथर्व शिवांगी की गाड़ी के पास पहुंचते हैं, गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद थोड़ी सी आगे से ही डैमेज हुई थी। अथर्व जल्दी से कार का गेट खोलता है और जल्दी से शिवांगी को बाहर निकलता है। कार पेड़ से टकराने से शिवांगी कार के स्ट्रिंग से जाकर टकराई, जिसके कारण थोड़ी सी सर पर चोट आई है और हल्का हल्का खून भी निकल रहा है। पैनिक अटैक के कारण शिवांगी बेहोश हो चुकी है। फिर अथर्व गाड़ी से बाहर निकालने के बाद शिवांगी कूपर को नीचे जमीन पर लिटाकर शिवांगी में के सिर को अपनी गोद में रखता है। फिर अथर्व शिवांगी में के गाल को थपथपाता है, फिर भी शिवांगी में होश में नहीं आती है। परेशान होकर अथर्व सिस्टम से पूछता है, शिवांगी मैम को होश में लाने के लिए क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, और साथ में मुझे ये भी बता देना कि शिवांगी मैम को हुआ क्या है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो शिवांगी मैम बिल्कुल ठीक थी। फिर सिस्टम भी अथर्व की बात सुनकर तुरंत ही सिस्टम का जवाब आता है, यस होश में तो बना ही आपकी मदद करने के लिए हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम की बात सुनकर अथर्व हड़बड़ाहट में बोला, शिवांगी को क्या हुआ है, क्या तुम चेक करके बता सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व की बात सुनकर सिस्टम बोला, यस होस्ट, बस आपको इन्हें स्कैन करना होगा। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम की बात सुनकर अथर्व बोला, ओके सिस्टम स्कैन। अथर्व का ऑर्डर सुनकर सिस्टम तुरंत ही शिवांगी की बॉडी सुनकर स्कैन करने लगता है। कुछ सेकंड में ही स्कैनिंग पूरी हो चुकी थी और अथर्व को सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, होस्ट स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई। फिर सिस्टम अथर्व को बताता है, शिवांगी को पैनिक अटैक आया है जिस वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। फिर अथर्व पैनिक अटैक का कारण पूछता है। फिर सिस्टम अथर्व को बताता है पैनिक अटैक का कारण। सिस्टम कहता है अथर्व को होस्ट शिवांगी को दो तरह की बीमारी है, पहली पिछले कई सालों से पैनिक आने के कारण मानसिक रूप से काफी वीक हो गई है, और दूसरी बीमारी है कभी भी ये किसी व्यक्ति के करीब हो जाती है तो इनकी बॉडी में एलर्जी होने लगती है, और तीसरा इन्हें एक ऐसा लव ड्रग्स दिया गया है जिससे अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाती है, अगर उन व्यक्ति से शिवांगी को एलर्जी नहीं होती है तो शिवांगी जल्दी नहीं होंगी। और इन सब बीमारियों का जो कारण है, पिछले 10 सालों से धीरे धीरे इन्हें खाने में मिलाकर ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं जिससे अगर ये दवाई अपनी एक दिन स्किप करती है उन्हें पहले अटैक आते हैं, साथ में अगर टाइम पर खाना नहीं खाती तो उनकी बॉडी भी हो जाती है, और साथ इस ड्रग के कारण ही शिवांगी की मेंटल हेल्थ पर काफी प्रेशर पड़ता है। बाहर से तो बॉडी कंडीशन काफी अच्छी है पर अंदर से काफी वीक है, और किसी लड़के के पास आने से शिवांगी की बॉडी में ड्रग्स एक्टिव हो जाएगा, पर आपके छूने से होस्ट शिवांगी की बॉडी पर कोई भी एलर्जी नहीं हुई है, जिससे पता चलता है आप ही इकलौते व्यक्ति हो जो शिवांगी को छू सकता है। फिर अथर्व पूछता है, इनका कोई इलाज नहीं है क्या। फिर सिस्टम अथर्व को बताता है, ये एक स्पेशल ड्रग है और इसका इलाज करने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा। अब जब शिवांगी होश में आए हो सकता है ये ड्रग्स रिएक्ट करने लगे। फिर सिस्टम अथर्व से कहता है, होस्ट कार के अंदर आपको फर्स्ट एड बॉक्स और शिवांगी की दवाइयां मिलेगी, वो आप शिवांगी को होश में आते ही खिला देना। अभी आगे कुछ नहीं कहता है और जल्दी से शिवांगी को जमीन पर लेटकर आरसी फर्स्ट एड बॉक्स पर दवाइयां निकाल लेता है। मौसम भी थोड़ा खराब होने लगा है और हल्की हल्की बारिश भी आने लगी है। फर्स्ट एड बॉक्स अपॉइंटमेंट निकालकर जहां पर शिवांगी को चोट लगी थी, सबसे पहले अथर्व चोट पर पट्टी करता है। गाड़ी में वापस जाकर शिवांगी का फोन और पर्स देखा है जिससे शिवांगी की फैमिली को कॉल कर सके, पर थोड़ी सी दूर पर शिवांगी का पर्स मिलता है, दिखाई देता है जिसमें से मोबाइल निकालकर जमीन पर गिर चुका है और पर्स से सारा सामान निकालकर एक्सीडेंट की वजह से इधर उधर बिखर चुका है। कितनी देर में सारा सामान अर्थव पर्स में रखता है और मोबाइल को भी नीचे से उठता है और मोबाइल को उठाकर देखा है तो अर्थव को पता चलता है मोबाइल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अथर्व को कुछ नहीं समझ में आता क्योंकि शिवांगी अभी भी बेहोश है, पर मोबाइल भी टूट चुका है जिससे शिवांगी की फैमिली को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, और मौसम भी खराब होने लगा है, शाम भी ढलने लगे हैं। अथर्व शिवांगी को अपने घर तो लेकर जा नहीं सकता क्योंकि अथर्व के घर वाले अथर्व से काफी सवाल पूछेंगे, और कार भी चलने की हालत में नहीं है जिसमें शिवांगी को बैठा किसी से एक जगह पर ले जाया जा सके। अब अथर्व थोड़ा सा परेशान भी होने लगा है और इस सिचुएशन को जो है हल करने के लिए सिस्टम से पूछता है, आगे मुझे क्या करना चाहिए। फिर सिस्टम अथर्व को बताता है, होस्ट पास ही में एक 5 स्टार होटल जिसमें आपसे शिवांगी को ले जा सकते हैं, और यहाँ से होटल ज्यादा दूर भी नहीं है, और सिस्टम ये भी कहता है कि मौसम भी खराब होने लगा है, थोड़ा जल्दी करना होगा। फिर अथर्व सिस्टम से कहता है, शिवांगी मैम को होटल में तो मैं लेकर चला जाऊंगा, बिल पेमेंट करने के लिए काफी पैसे भी लगेंगे, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, और शिवांगी मैम के पास जो कार्ड है उनका पासवर्ड मुझे पता नहीं है, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। फिर सिस्टम अथर्व से कहता है, सुबह आपने जो पैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट किए थे उसी में से आप प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हो, इससे आप आसानी से होटल का बिल पे कर सकते हो। अथर्व भी ज्यादा कुछ नहीं कहता और सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है, और सुबह जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उससे काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया है, वो 10 लाख रुपए बढ़कर अब 20 लाख रुपए हो चुके हैं। कुछ ही समय में अथर्व 5 लाख रुपए निकाल लेता है और सिस्टम के इंस्ट्रक्शन से बाकी के बच्चे 15 लाख को फिर से कुछ क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देता है, से कल फिर से ट्रेड किया जा सके। ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अथर्व अपने मोबाइल को शिवांगी मैम के पास में रखता है ताकि बारिश होने पर भीगी ना। जल्दी से शिवांगी के पास जाता है और शिवांगी को अपनी कंधे पर उठा लेता है। सिस्टम के दिए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होटल के रास्ते पर निकल जाता है। अथर्व अभी शिवांगी को लेकर थोड़ी ही दूर पहुंचा था। मौसम खराब होने की वजह से बारिश स्टार्ट हो जाती है, कारण थोड़ी ही देर में अथर्व और शिवांगी पूरी तरह से बारिश के पानी में भीग जाते हैं। फिर भी शिवांगी को अभी तक होश नहीं आया है। बारिश में भीगने के कारण पूरी तरह से शिवांगी के कपड़े उसके शरीर से चिपक चुके हैं और अथर्व के ऊपर होने के कारण जो ड्रग शिवांगी के बॉडी में है वह भी थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करने
करने लगा है। अथर्व इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, जल्दी जल्दी चलने लगता है और कुछ ही समय में होटल के गेट पर पहुंच जाता है। पर होटल के गेट पर पहुंचते ही गेट के पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड अथर्व को आवाज लगाकर वहीं पर रोक देता है, क्योंकि एक तो अथर्व के कपड़े थोड़े से पुराने थे, दूसरा अथर्व के पीठ पर एक लड़की को देखकर सिक्योरिटी गार्ड अथर्व वही रोक देता है। तो क्या फिर अथर्व होटल में कर पाएगा प्रवेश? क्या शिवांगी को आ जाएगा होश? और क्या होगा शिवांगी के ड्रग्स के एक्टिव होने से? के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। आपका प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए धन्यवाद। CH11 शिवांगी को होश आना। कहानी में अब तक जैसे ही अथर्व होटल के गेट में इंटर करता है, सिक्योरिटी गार्ड अथर्व को रोक लेता है। बारिश हो रही थी, इसलिए अथर्व पूरी तरह से भीगा हुआ था। अथर्व के कपड़े भी गंदे हो गए थे और अथर्व की पीठ पर शिवांगी थी और अथर्व ने आगे की तरफ अपना स्कूल बैग किया हुआ था। रोकने का एक और कारण भी था, स्कूल यूनिफॉर्म वजह से सिक्योरिटी गार्ड में अथर्व को रोका था। अब आगे अथर्व सिक्योरिटी गार्ड के पास चला जाता है। अथर्व को देखकर सिक्योरिटी गार्ड अथर्व पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे पीठ पर ये लड़की कौन है? क्योंकि शिवांगी का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, पर कोई भी आम आदमी अथर्व की हालत देखता सबसे पहले यही सवाल पूछेगा। बाहर बारिश अभी भी हो रही है और अथर्व अभी भी बारिश में भीगते हुए ही सिक्योरिटी गार्ड को जवाब देता है। सबसे पहले अथर्व सिक्योरिटी गार्ड को बताता है, यह मेरी दोस्त है और मेरा नाम अथर्व है। फिर सिक्योरिटी गार्ड अथर्व से पूछता है, इतनी बारिश में इस लड़की को पीठ पर क्यों टांगा हुआ है? फिर अथर्व एक्सीडेंट वाली बात छुपाते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, हम दोनों साथ में घर जा रहे थे, पर रास्ते में मेरी दोस्त को पैनिक अटैक जिस वजह से बेहोश हो गई और बारिश अभी काफी ज्यादा हो रही थी हालत में, तो हम घर नहीं जा सकते, इसलिए आज के लिए होटल में रूम ऐसे आज रात तक थोड़ा आराम करके मैं घर के लिए निकल जाए। सारी बातें सुनने के बाद भेज देता है और अथर्व भी आगे बढ़ जाता है शिवांगी को लिए हुए। जिस होटल में अथर्व आया है वो होटल कपूर ग्रुप का ही है, होटल सनशाइन। ये एक काफी लग्जूरियस होटल है। थोड़ी ही देर में अथर्व होटल के अंदर प्रवेश करता है। बारिश की वजह से प्यार नहीं था, क्योंकि सभी सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी रूम में बारिश बंद होने का वेट कर रहे हैं, जिसे आसानी से होटल के अंदर प्रवेश कर जाता है और सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। रिसेप्शनिस्ट भी को अथर्व बड़ी अजीब नजरों से, अथर्व के कपड़े काफी पुराने, दूसरा बारिश की वजह से पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, ऊपर थोड़े बहुत मिट्टी भी लगी हुई है। एक और रीजन है, अथर्व की पीठ पर शिवांगी को देखकर रिसेप्शनिस्ट भी अथर्व को अजीब नजरों से देखती है। लड़की के कपड़े काफी ब्रांडेड है, इस वजह से रिसेप्शनिस्ट शिवांगी के कपड़े देखकर को कुछ नहीं कहती है। फिर शिवांगी होटल सनशाइन में आई है, चेहरे पर हमेशा मास्क लगाकर रखती थी, जिस वजह से होटल के कर्मचारी शिवांगी को नहीं पहचानते हैं। फिर अथर्व रिसेप्शनिस्ट का नाम देखकर की पोलाइट अंदाज में कहता है, मिस पायल हमें एक रूम चाहिए। फिर रिसेप्शनिस्ट अथर्व से पूछता हूँ कैसा रूम चाहिए आपको सर? फिर अथर्व शिवांगी की कंडीशन को देखते लग्जूरियस रूम बुक करवा लेता है, जिसमें सारी फैसिलिटी है। रिसेप्शनिस्ट भी अथर्व के कहे अनुसार रूम बुक कर देती है और साथ में अथर्व पायल से अपने और शिवांगी के लिए कपड़े भी मंगवाता है, क्योंकि की बारिश की वजह से दोनों के कपड़े भीग चुके हैं। पायल थोड़ी देर रुकने का कहकर कॉल करके एक स्टाफ को बुलाती है, उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, जिससे थोड़ी ही देर में 2 जोड़ी कपड़े लेकर आ जाती है। क्योंकि अथर्व ने पहले ही सिस्टम से पूछकर शिवांगी के साइज के कपड़े मंगवा लिए थे, जिससे शिवांगी को उन कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिस्टम को ये सब शिवांगी के बारे में इसलिए पता क्योंकि थोड़ी देर पहले सिस्टम ने शिवांगी की बॉडी को स्कैन किया था, एक्सीडेंट हुआ था और शिवांगी बेहोशी थी। कपड़े लेने के बाद अथर्व पायल से पूछता है, इन कपड़ों और रूम का बिल कितना हुआ है? पायल भी अथर्व को बता देती है, सर आपको 1 लाख रुपए रूम के 50,000 रुपए कपड़ों का पेमेंट करना होगा। अथर्व भी जल्दी से शिवांगी के पास से अपना मोबाइल पायल की मदद से निकलता है, जल्दी ही 1.5 लाख रुपए की पेमेंट कर देता है। साथ में पायल से ये भी कहता है, हम दोनों बारिश में भीग गए हैं, इसलिए पहले आप हमारे कपड़ों का चेंज करने का इंतजाम कर दीजिए, जिसके बाद हम हमारे रूम में जा सकते हैं। पायल से ये भी कहता है, आपकी स्टाफ को भी साथ में भेज दीजिएगा जो मेरी दोस्त के कपड़े चेंज कर दे। पायल भी अथर्व से कहती है कि जैसा आपका कहे सर। पहले तो अथर्व को रूम की चाबी देती है और फिर अपने स्टाफ मेंबर को कहती है, तुम सर के साथ जाओ और मैं के कपड़े बदलने में उनकी हेल्प करो। फिर अथर्व पायल से कहता है, मुझे तुम मेरे नाम से भी बुला सकती हो, मेरा नाम अथर्व है। पायल भी कहती है, ओके सर। फिर अथर्व को होटल की स्टाफ मेंबर चेंजिंग रूम में लेकर जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों चेंजिंग रूम में पहुंच जाते। सबसे पहले अथर्व शिवांगी को चेंजिंग रूम में लगे सोफे पर लिटाता है, क्योंकि शिवांगी अभी भी बेहोश थी। फिर स्टाफ मेंबर से कहता है, तुम शिवांगी के कपड़े यही चेंज कर दो, तब तक मैं बाथरूम में जाकर चेंज कर लेता हूं, और जब कपड़े चेंज कर लो तो मुझे आवाज लगा देना। स्टाफ मेंबर भी जैसा और अथर्व ने कहा वैसा ही करती है और अथर्व अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। स्टाफ मेंबर जिनका नाम आरती था वह भी थोड़ी ही देर में शिवांगी के कपड़े चेंज कर देती है और उधर बाथरूम में अथर्व ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर आरती अथर्व का आवाज लगा देती है, अथर्व भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलना है और बाहर अपने कदम रखता है, आरती की नजर भी नजर पर जाती है, क्योंकि बाथरूम के दरवाजे खोलने की आवाज आरती में सुन ली थी। एक पल के लिए तो आरती अथर्व को देखते ही रह जाती है, क्योंकि उन कपड़ों में अथर्व काफी हैंडसम लग रहा था। आपकी आवाज सुनकर आरती अपने होश में आती है। फिर अथर्व से कहती है, सर मैम के कपड़े चेंज कर दिए हैं, अब आप अपने रूम में जा सकते हैं। फिर आरती से कहता है, दोनों के गीले कपड़े वॉश करवा देना, सुबह जाते वक्त ले लेंगे, और जो भी पेमेंट हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। फिर आरती भी कहती है, ठीक है सर। और साथ में अथर्व को ये भी बता देते हैं कि आपको कौन से फ्लोर पर जाना है, आपका कौन सा रूम नंबर है। अथर्व भी आरती के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चेंजिंग रूम से निकल जाता है और आरती यह भी कहते हैं, तुम में एक मोबाइल फोन है, जिससे आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और शिवांगी को लेकर अपने रूम की तरफ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में लिफ्ट से 2nd फ्लोर पर पहुंच जाता है। नंबर 205 में अथर्व ने एक ही रूम बुक किया है, क्योंकि शिवांगी अभी बेहोश है।
और जैसे ही अथर्व रूम में कदम रखता है, अथर्व की पीठ की गर्मी के कारण शिवांगी को होश आने लगता है। अभी तक अथर्व नहीं शिवांगी पर ध्यान नहीं दिया था। अथर्व तो की खूबसूरती देखने में खोया था, क्योंकि रूम था ही इतना खूबसूरत। किंग साइज बेडरूम में किचन और छोटा सा ड्राइंग रूम, और रूम का इंटीरियर भी काफी खूबसूरत था। फिर अथर्व अपने पीठ से शिवांगी को नीचे उतरता है और रूम में रखे टेलीफोन से खाना ऑर्डर करता है। अभी तक अथर्व ने शिवांगी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि शिवांगी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और अपने आसपास के माहौल को देख रहे थे और साथ में ये सोच रहे थी, मैं तो रास्ते में बेहोश हो गई थी, मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया, अभी मैं कहाँ हूँ। शिवांगी को अथर्व के पीठ ही दिखाई दे रही थी, जिस कारण शिवांगी ने अभी तक अथर्व को नहीं पहचाना था। फिर जैसे ही अथर्व पीछे मुड़ता है तो देखा है शिवांगी होश में आ चुकी है। अथर्व को देखकर शिवांगी पहचान जाती है, ये तो 12th क्लास का स्टूडेंट अथर्व है। फिर अथर्व भी कहता है शिवांगी मैं आप ठीक है, शिवांगी भी कहती है मैं ठीक हूँ। फिर अथर्व से पूछता है मैं यहाँ कैसे आए, और साथ में ये भी पूछती है मेरे कपड़े चेंज किसने किए। अथर्व में से कहता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, नहीं खाना आएगा, सबसे पहले आप खाना खा लीजिएगा, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। शिवांगी भी आगे कुछ नहीं रहती, उसे भी पता है अगर खाना खाकर दवाई नहीं तो तबीयत और खराब हो सकती है। थोड़ी ही देर कमरे की बेल बजती है, फिर जाकर अथर्व दरवाजा खोलाता है और वेटर खाना लेकर कमरे के अंदर आता है और पास में ही रखी टेबल पर खाना लगाकर चला जाता है। फिर अथर्व और शिवानी दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। इतनी देर में खाना खत्म हो सारे बर्तन होटल के स्टाफ मेंबर को उठाने के लिए कॉल कर बोलता है, थोड़ी देर में स्टाफ मेंबर बर्तन उठाकर ले जाता है। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है मैं कहाँ हूँ, खाने के बाद पहले से अच्छा फील कर रही है। क्या अथर्व बता देगा शिवांगी को उसकी बीमारी का राज, कैसी होगी ड्रग्स की वजह से शिवांगी की हालत खराब, जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH12 शिवांगी की हालत खराब। अब आगे। खाना खाने के बाद दोनों सोफे पर आमने सामने बैठते हैं। फिर अथर्व शिवांगी को बताना शुरू, जब मैं स्कूल के बाद घर जा रहा था तो आप भी उसी रास्ते से जा रहे थी और गाड़ी चलाते हुए आप बेहोश हो गई और आपकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे एक तेज आवाज हुई जो मैंने सुन ली थी। इतनी देर में मैं आपके पास पहुंच गया था, आपके सर पर चोट आई, जैसे खून निकल रहा था सबसे पहले आपको गाड़ी से, और काफी टाइम तक आपको मौसम भी खराब हो रहा था। और जब मैं आपको यहाँ लेकर आया कब तक बारिश होना शुरू हो गई थी, और फिर मैं होटल सनशाइन में हमसे थोड़ी ही दूरी था आपके यहाँ पर लेकर आया और होटल के स्टाफ मेंबर से ही कपड़े मंगवा करके कपड़े चेंज करवा। इतना बताने के बाद अथर्व में चुप हो जाता है। फिर शिवांगी अथर्व से पूछते हैं मुझे यहाँ कैसे लेकर आए। अथर्व बताता है गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और आप बेहोश थी, आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं आपको पीठ पर बैठा कर लेकर आया। शिवांगी भी ये बात सुनकर हो जाती है, क्योंकि वहां से होटल पूरा आधा किलोमीटर दूर था जहां पर शिवांगी का एक्सीडेंट हुआ था। फिर शिवांगी उठकर अथर्व को थैंक यू बोलने के लिए गले लगाती है। जी देखकर अथर्व एकदम से हैरान रह, थोड़ी देर में अथर्व से दूर हटकर शिवांगी पेपर बैठ जाती है। और किसी भी शिवांगी एक बात नोटिस करती है कि कभी भी शिवांगी किसी लड़के को छोटी है तो उसकी बॉडी पर एलर्जी होने लग जाती है, पर अथर्व को गले लगाने से ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिवांगी ने इसका इलाज करवाने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिला था। ये देखकर शिवांगी काफी खुश हो जाते हैं, पर जो आप शिवांगी के साथ होने वाला था उसके बारे में शिवांगी ने कभी नहीं सोचा था। अथर्व की आवाज लगाने से शिवांगी अपनी सोच से बाहर आती है। फिर अथर्व शिवांगी से कहता मैं आपको आपकी बीमारी के बारे में पता है जिससे आपको को पैनिक अटैक। फिर शिवांगी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि बचपन से ही मुझे पहले अटैक है और इसके लिए मैं एक मेडिसिन लेती हूँ, और कभी भी मेडिसिन या खाना स्किप कर देती है तो मुझे पैनिक अटैक आ जाते हैं। और क्या आपका शरीर काफी कमजोर भी रहता है, बाहर से तो आप काफी अच्छी दिखती हो पर अंदर से आपको काफी थकान महसूस होती है, मेंटली रूप से भी आप थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती हो अगर आप यह मेडिसिन नहीं लेती हो। फिर शिवांगी रहती है तुम्हें कैसे पता ये सब बातें। शिवांगी अथर्व की बातें सुनने में इतना खोई हुई थी कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया अभी तक, क्योंकि शिवांगी को धीरे धीरे ट्रक के असर से गर्मी लगना शुरू हो गई थी और हल्का हल्का चेहरा भी लाल होने लगा था। पर अथर्व इस बात को नोटिस कर लेता है। फिर शिवांगी मैम से कहता है शिवांगी यह कोई नेचुरल बीमारी नहीं है, बल्कि कई सालों से मैं दिए जा रहे ड्रग्स के कारण तुम्हें 3 प्रकार की बीमारी है, और यह एक ऐसा ट्रक है जब तक हम स्पेशल चेकअप नहीं करते उसके बारे में पता नहीं चलता, और काफी टाइम से धीरे धीरे दिया जा रहे हैं के कारण तुम्हें पहनने का टाइम आते हैं और धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल हो जाओ, और साथ में जो किसी भी लड़के के छूने से जो एलर्जी होती है ये भी एक कारण है, और साथ में एक और ड्रग दिया जा रहा है जो काफी स्ट्रांग लव ड्रग है, यही कारण है तुम्हारे बीमार होने का। ये ड्रग्स आपको कई सालों से दिए जा रहे हैं तो इनका एंटीडोट बनाना भी बहुत मुश्किल, एंटीडोट अगर बना भी लिया गया तो इनकी असर को खत्म होगी 2 से 3 साल लग जाएंगे। सभी बातें सुनने के बाद शिवांगी काफी शॉक हो जाती है, और जब भी तुम किसी लड़के के करीब जाओगी सबसे पहले लव ड्रग एक्टिंग होगा जिसका असर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। सभी बातें सुनने के बाद शिवांगी की हालत खराब होने लग जाती है, और अभी तक जितनी बार भी शिवांगी को पैनिक अटैक आया है उन सभी के बारे में सोचने शिवांगी यह भी सोचती है हर रोज शिवांगी को खाना शिवांगी की सौतेली माँ देती है। जब से शिवांगी छोटी थी तभी से शिवांगी को पैनिक अटैक आना शुरू हुए, और कहीं ना कहीं इन चीजों का संबंध शिवांगी को अपनी सौतेली माँ से लग रहा है, और शिवांगी यह भी पता चल जाता है कि ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया जा रहा है। फिर अथर्व की बातों से शिवांगी अपने होश में आती है, क्योंकि शिवांगी का पूरा चेहरा लाल होने लगा था, जिसे देखकर अथर्व शिवांगी से पूछता है मैं आप ठीक हो। शिवांगी भी अपनी सोच से बाहर आकर अब देखते हैं, क्योंकि अब शिवांगी का अपनी हालत पर ध्यान जाता है। फिर भी अथर्व को कहती है कि मैं ठीक हूँ। जैसे जैसे समय बीतता है शिवांगी की हालत ज्यादा खराब होने लग जाती है, और इसी का वो देखते हुए अथर्व सिस्टम से पूछता है शिवांगी को क्या हुआ है,
क्या हुआ है शिवांगी को? क्या अथर्व ठीक कर पाएगा शिवांगी को? और क्या यहीं से होगी अथर्व और शिवांगी की लव स्टोरी की शुरुआत कैसी होगी? ये लव स्टोरी 18 साल का लड़का और 21 साल की लड़की क्या मोड़ आएंगे कहानी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH13 वाइल्ड शिवांगी। कहानी में अब तक अथर्व और शिवांगी आपस में बात कर रहे थे। अचानक से शिवांगी की हालत खराब होने लगती है, पूरा चेहरा रेड हो जाता है। अब आगे जैसे ही अथर्व शिवांगी की हालत दिखता है, पूरा चेहरा रेड हो चुका है और अपने कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं। अथर्व सिस्टम से पूछता है, सिस्टम शिवांगी को क्या हुआ है? अथर्व को बताता है होस्ट शिवांगी को काफी सालों से जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं वो आपके करीब आने से एक्टिव हो गई जब आप शिवांगी को अपनी पीठ पर लेकर आ रहे थे। फिर अथर्व सिस्टम से कहता है इसका कोई इलाज नहीं है। फिर सिस्टम अथर्व को बताता है ये काफी यूनिक ड्रग्स है जिसका अभी तक एंटीडोट नहीं बना है और एंटीडोट बनने में टाइम लगेगा। इतना बोलकर सिस्टम चुप हो जाता है। जैसे ही अथर्व शिवांगी को देखा है, शिवांगी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, पूरा फेस लाल हो गया। शिवांगी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा है जिससे शिवांगी काफी बारिश होती जा रही है और साथ में अपने कपड़ों को भी निकलने की कोशिश कर रही है। फिर शिवांगी धीमी आवाज में अथर्व से कहती है प्लीज अथर्व हेल्प मी, बहुत पेन हो रहा है और गर्मी भी लग रही है। अथर्व को कुछ समझ में नहीं आता। शिवांगी की हालत देखकर अथर्व हड़बड़ा जाता है क्योंकि शिवांगी अपने कपड़े निकल रही थी और ड्रग्स के नशे के कारण अपना सेल्फ कंट्रोल खोती जा रही थी। शिवांगी की हालत को देखकर अथर्व सिस्टम से कहते हैं मैं कैसे शिवांगी को ठीक करूं? फिर सिस्टम अथर्व से करते हैं पोस्ट, आपको शिवांगी की फिजिकल नीड को पूरी करनी होगा, अदरवाइज शिवांगी की जान भी जा सकती है अगर इसके सर को कम नहीं किया गया क्योंकि ये ड्रग्स इतना पावरफुल है। क्या सिस्टम चुप हो जाता है। शिवांगी अभी भी अपने पूरे होश में थी। अपनी कंडीशन को देखते हुए अथर्व से कहते हैं हेल्प मी अथर्व। अल्पविराम। बिना ज्यादा सोचे शिवांगी अथर्व के पास आकर अपने मुलायम गुलाबी होठों को अथर्व सख्त होठों पर रख देती है और वाइल्डली अथर्व किस करने लगती है। दोनों की दिलों की धड़कन काफी तेजी थी। शिवांगी को अब पहले से अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे अथर्व को किस करने के साथ होठों पर बाइट भी करती है। अथर्व भी अब बहकने लगता है और शिवानी का किस में पूरा साथ दे रहा और अथर्व शिवांगी के होठों को स्मूच करते हुए किस कर रहा था, उसके लोअर लिप्स को सक कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था। अथर्व इस फीलिंग को एंजॉय कर पा रहा था। वह धीरे धीरे अपनी किस में खोता जा रहा था और आंखें बंद करके इस फीलिंग को फील कर रहा था। धीरे धीरे उसकी किस पैशनेट होती जा रही थी। उसे शिवांगी के मुंह का स्वाद अच्छा लग रहा था। उसे अब ये फीलिंग और भी महसूस करनी थी, इसलिए वो अपना एक हाथ शिवांगी के सर के पीछे लगाकर उसे हंगरली किस कर रहा था, लेकिन शिवांगी ने अपना मुंह बंद कर रखा था। अथर्व ने शिवांगी के होठों को जोर से बाइट किया जिससे आहा की आवाज के साथ शिवांगी अपना मुंह खोल देती है और अथर्व उसका फायदा उठाकर शिवांगी भी इस पल को काफी एंजॉय कर रही है। थोड़ी देर ऐसे ही दोनों किस करते हैं और अथर्व के हाथ शिवांगी की कमर पर कसते जाते हैं। अब अथर्व धीरे धीरे शिवांगी की कमर को सहलाते हैं। 20 मिनट की लंबी किस के बाद दोनों अलग होते हैं, फिर तेज तेज सांसें लेने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अथर्व शिवांगी की हालत को देखते हुए शिवांगी को अपनी गोद में उठाता है और बेड पर बैठा देता है और फिर खुद भी बेड पर आ जाता है। फिर अथर्व शिवांगी के गालों को अपने हाथों में थामता है और उसके माथे पर एक लाइट किस करता है। इसके बाद वह उसके आंखों पर बारी बारी से किस करता है। वह उसकी छोटी सी नाक पर किस करता है और धीरे धीरे उसके गालों पर किस करता है। अथर्व के ठंडे हॉट जैसे जैसे शिवांगी के गर्म चेहरे पर महसूस होते हैं, वह हर एक किस के साथ सिहर जाती है। अथर्व उसके गालों पर किस करते हुए उसके होठों पर आता है, पर एक लाइट किस उसके होठों पर करता है। यह महसूस होते ही महक चिहुक जाती है। इस बार अथर्व उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और धीरे धीरे उसके निकले होठों को किस करता है। शिवांगी को अब काफी अच्छा लग रहा था। अथर्व अपने एक हाथ को उसके बालों में उलझाते हुए दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहलाते हुए उसके होठों पर हल्का सा बाइट करता है। आह है की आवाज के साथ शिवांगी अपने होंठ खोल देती है। इसके साथ ही धीरे धीरे उसके हाथ उसके कपड़ों के अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही पल में दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे। अथर्व उसके होठों को लगातार किस किए जा रहा था। इसके साथ ही उसके होठों को छोड़कर उसके गले और एयर लॉब पर किस करता है। इसके साथ ही उसके हाथ शिवांगी की पूरी बॉडी पर तैर रहे थे। शिवांगी ने कस चादर को मुट्ठी में भर लिया। वो नशे में थी, उसे इस वक्त सिर्फ सेक्स की जरूरत थी क्योंकि उसे लव ड्रग्स दिया था। उसे अथर्व का टच अच्छा लग रहा था। प्लीज अब करो ना, शिवांगी ने अपनी कमर को 1 इंच ऊपर उठाकर बेताबी से कहा। उसकी बात सुन अथर्व के होठों के कोने मुड़ गए। फिर अथर्व बड़े ही प्यार से शिवांगी के माथे को चुमता है, हल्का सा होठों पर किस करता है और फिर शिवांगी की कॉलर बोन पर किसके साथ लव बाइट दे है। सिर्फ शिवांगी की मधोशी भरी सिसकियां निकल रही है। जैसे शिवांगी खुद को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाती ड्रग्स के नशे में होने के कारण अथर्व से कहती है प्लीज अथर्व। फिर अथर्व भी शिवांगी को शिद्दत से चूमता है जिससे शिवांगी सिसकियां भर रही थी, बार बार अपने होठों को काट रही थी। कुछ देर बाद अथर्व हाफते हुए शिवांगी के ऊपर आया और उसके माथे को चूमता है और शिवांगी को चूमता है। शिवांगी के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आए। वो अपने होश में नहीं थी। वो अथर्व को दूर करने लगी। माँ मत करो, दर्द हो रहा है, शिवांगी ने अथर्व को दूर करते हुए कहा। है शिवांगी चेक उठी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। आखिर थी तो एक लड़की ही जिसे फर्स्ट टाइम में पेन होता है। यू मॉन्स्टर, शिवांगी ने अथर्व के बालों को पटके चिकते हुए कहा। है अथर्व ने अपनी हरकत शुरू की जिसे युवाना करा उठी। धीरे धीरे शिवांगी के चेहरे पर प्लेजर देख अथर्व ने अपनी कमर हिलनी शुरू की।
शिवांगी ने कसकर अथर्व की पीठ को पकड़ लिया। फास्ट, शिवांगी ने हाफते हुए कहा। अथर्व ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। बेड पूरी तरह से हिलने लगा। दोनों की सांसें गहरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। अथर्व के चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून था, क्योंकि उसका भी फर्स्ट टाइम ही था। दोनों एक दूसरे में उलझ चुके थे। 4 घंटे बाद अथर्व शांत हुआ। वो शिवानी की गर्दन में चेहरा धकेल हाफने लगा। शिवांगी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी है। फिर दोनों दबकर नींद क्या घोषणा चले जाते हैं। कल का दिन क्या मोड़ लेगा शिवानी की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ता रही है माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH14 क्या तुम ठीक हो? अब आगे। सुबह 8 बजे। रात को देर से सोने से शिवांगी की नींद सुबह 8 बजे खुल जाती है। अगर अभी भी पीठ के बल सोया हुआ था, जैसे ही शिवांगी उठने की कोशिश करती है, शिवांगी के में तेज दर्द होता है फर्स्ट टाइम होने के कारण, और इस दर्द के कारण शिवांगी को उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और कल रात क्या हुआ वह भी याद आ जाता है, क्योंकि अभी शिवांगी की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर शिवांगी अपने साइड में देखते हैं तो किसी बच्चे की तरह अथर्व सोया हुआ था। यही सब सोचते हुए शिवांगी बड़े ही जुनून में कहती है अथर्व के फोरहेड पर किस करके, अब से तुम सिर्फ मेरे हो, क्योंकि शिवांगी को भी बताए उसकी बीमारी के कारण और कोई लड़का उसे छू नहीं सकता। ये बीमारी शिवांगी की सौतेली माँ जो ड्रग्स दिया करते थी, उसी कारण शिवांगी को हुई। शिवांगी बेड से उठने की कोशिश करते हैं, फिर से एक बार तेज चीज निकल जाती है और यह आवाज सुनकर अथर्व की भी नींद खुल जाती। फिर अथर्व शिवांगी पूछता है क्या तुम ठीक हो? जैसे ही शिवांगी अथर्व की आवाज सुनती है तो अथर्व को देखते हुए शर्माने लगते हैं, और जब अथर्व की नजर शिवांगी के गोरे बदन पर जाती है, बिना पल के झटका शिवांगी को देखने लगता है, और कल रात के बाद से एक अलग ही क्लोज शिवांगी के चेहरे पर देखने को मिल रहा था। फिर जैसे ही अथर्व शिवांगी की आवाज सुनता है तो होश में आता है। शिवांगी बोलती है मैं ठीक हूँ। प्रथम को शिवांगी के चेहरे से पढ़ लिया जाता है कि शिवांगी के में पेन हो रहा है। अथर्व शिवांगी से कहता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर अथर्व शिवांगी को चादर में लपेटकर बाथरूम में ले जाने लगता है। जैसे ही अथर्व बाथरूम में इंटर करता है तो सबसे पहले चादर को साइड करता है। ये देखकर शिवांगी शर्माने लगती है। अथर्व के टच करते ही दोनों के बदन में एक सरहन सी दौड़ी जाती है। अथर्व के टच से शिवांगी मदहोश होने लगी थी, और एक बार फिर से जो लव ड्रग है वह एक्टिव होने लगा था, पर अथर्व इस चीज पर ध्यान नहीं देता और शिवांगी को बाथटब में लेट देता है। अथर्व ने पहले ही बाथटब में गर्म पानी भर दिया था, जिससे शिवांगी को काफी आराम मिलता है। जैसे ही अथर्व बाथरूम से बाहर जाने वाला था, शिवांगी अथर्व का हाथ पकड़ लेती है और उसको बाथटब में अपने साथ खींच लेती है। शिवांगी के अचानक से खींचने से अथर्व शिवांगी के ऊपर जा गिरता है। अथर्व को अपने शरीर पर कुछ मुलायम सा फील होता है और अथर्व के हाथ शिवांगी की पर थे। लव ड्रग एक्टिव हो जाता है। शिवांगी खुद को कंट्रोल नहीं, क्योंकि अथर्व की ऐसे छूने से शिवांगी मदहोश हो रही थी। अचानक से अथर्व को बिना कुछ वार्निंग दिए अथर्व के होठों पर अपने होठों रख देती है और पैशनेटली किस करने लगती है। अथर्व भी शिवांगी का साथ देने लगता है और दोनों इनकंट्रोल हो लग जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपनी की ब्रेक करते हैं। फिर अथर्व शिवांगी को चूमने लगता है, साथ में करने लगता है और हल्की हल्की लव बाइट भी करता है, जिस कारण शिवांगी की मदहोशी भारी सिसकियां निकल रही है। फिर अथर्व शिवांगी को बाथटब से बाहर निकलता है और दीवार से, जिससे शिवांगी की एक चीख निकल जाती है और आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है और ऐसे ही समय मिलने जाता है। फिर अपनी गोद में शिवांगी को लेकर बाथरूम से बाहर आता है अगर, और बेड पर लेट देता है और फिर शिवांगी के ऊपर आ जाता है। फिर से दोनों रोमांस करने लगते हैं और 4 से 5 घंटे रोमांस करने के बाद दोनों थककर सो जाते हैं। शाम के 5 बजे दोनों की नींद खुलती है। सबसे पहले दोनों फ्रेश होते हैं, फिर अथर्व खाना ऑर्डर करता है और रूम में खाना आ जाने के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। शिवांगी अभी भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए अथर्व और शिवांगी थोड़ी देर रूम में ही आराम करने का सोचकर बेड पर लेट जाते हैं। अथर्व शिवांगी को बाहों में भरकर सो जाता है। 7 बजे शाम के अथर्व की नींद खुलती है। अथर्व देखा है शिवांगी आराम से अथर्व की चेस्ट पर सर रखकर किसी बच्चे की तरह हो रही है। थोड़ी देर तो अथर्व शिवांगी को निहारता है, क्योंकि इस तरह शिवांगी सोते हुए काफी मासूम लग रही थी। फिर अथर्व टाइम देखा है और शिवांगी को जगाता है। शिवांगी भी उठ जाती है। फिर दोनों फ्रेश होते हैं और अपने कमरे से बाहर निकालकर दोनों डिनर करते हैं और बाकी का पेमेंट करके होटल से बाहर निकल जाते हैं। फिर अथर्व कैब बुक करता है और शिवांगी अथर्व के फोन में अपना नंबर सेव करती है। थोड़ी देर में कैब आ जाती है। फिर दोनों कैब में बैठकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अथर्व अपना मोबाइल निकालकर जो पोजीशन होल्ड करके रखी थी उनको एग्जिट करता है, और अब 15 लाख का प्रॉफिट बढ़कर 50 लाख रुपए हो चुका है। कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करके बाकी की अमाउंट फिर से इन्वेस्ट कर देता है। थोड़ी ही देर में अथर्व अपने घर पहुंच जाता है। अनीता जी अभी भी हॉस्पिटल थी, क्योंकि कल अथर्व के पापा का ऑपरेशन होना है। कल क्या अथर्व के पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा और आगे चलकर क्या रंग लाएगी अथर्व और शिवांगी की ये लव स्टोरी, जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH15 अथर्व और अवनी की पहली मुलाकात। अब आगे। सुबह 6 बजे अथर्व की नींद खुलती है। उठते ही सबसे पहले फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है। इसी कुछ समय बीतता है। थोड़ी ही देर में अथर्व कल्टीवेशन से उठता है। फिर अपना मोबाइल लेकर क्रिप्टो मार्केट में जो पैसे इन्वेस्ट किए थे सिस्टम के कहे अनुसार प्रॉफिट बुक करता है, और इसी तरह इन्वेस्टमेंट करके अथर्व ने कुछ ही दिनों में 1 करोड़ रुपए बना लिए। कुछ पैसे निकाल लेता है उनमें से और बाकी की अमाउंट को फिर से रिक्वेस्ट कर देता है। फिर अथर्व नीचे जाता है तो देखना है अनीता जी किचन में खाना बना रही है। अथर्व को देखते हुए अनीता जी पूछता है कल घर क्यों नहीं आया? फिर अथर्व जवाब देता है माँ दोस्तों की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए होटल में ही रुक गया।
अनीता जी भी कुछ नहीं कहती, फिर अथर्व को बताती है आज तुम्हारे पापा का ऑपरेशन है, 12 बजे अस्पताल पहुंच जाना, मैं थोड़ा जल्दी अस्पताल जाऊंगी, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। फिर अथर्व अनीता जी से कहता है माँ आप नौकरी छोड़ दीजिए, हमारे पास काफी अच्छे पैसे हो गए हैं, आसानी से हमारा घर चल सकता है। अनीता जी कहती है बेटा वह पैसे तुम्हारे कॉलेज में काम आएंगे। फिर अथर्व कहता है माँ कॉलेज में एडमिशन के लिए तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और मैंने काफी पैसे ट्रेडिंग से कमाए हैं, करीबन 50 लाख रुपए। ये अमाउंट सुनकर अनीता जी हैरान हो जाती है, पर अपने चेहरे पर नहीं आने देती, क्योंकि अथर्व ने पहले भी इन्हें 5,000 रुपए से 50 लाख रुपए एक झटका दिया था, जिस वजह से अनीता जी को इतनी हर्दी नहीं होती, और वो अथर्व से कहती है तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होने के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगी। यह बात सुनकर अथर्व भी खुश हो जाता है और तब तक खाना भी बन गया। फिर अनीता जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं और दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। अनीता जी पूछता है आज स्कूल नहीं जाना क्या? फिर अथर्व अनीता जी से कहता है माँ आज स्कूल की छुट्टी है। ये सुनकर अनीता जी भी कुछ नहीं कहती। कुछ भी देर में दोनों का खाना खत्म हो जाता है। अनीता जी सारे बर्तन रखकर किचन में साफ करने चली जाती है, वही अथर्व अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में सारा काम समेटकर अथर्व को हॉस्पिटल जाने के बोलकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। अथर्व भी हाल में आकर बैठा हुआ है, अपने कमरे से सोच रहा है आज पापा का ऑपरेशन तो हो जाएगा, पर ऑपरेशन के बाद काफी ज्यादा कमजोरी रहती है, इसके लिए मुझे एक रिकवरी पिल बनानी होगी, जैसे पापा जल्दी रिकवर कर पाए। टाइम निकालकर कुछ जड़ी बूटियां भी ले आऊंगा, इन्हीं सब में काफी समय लग जाता है। अथर्व अभी घर को लॉक करके हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है और ये भी सोचता है अभी काफी टाइम है, पैदल ही चलते हुए पहुंच जाऊंगा। अथर्व अपनी ही सोच में चला जा रहा था। अभी अथर्व थोड़ी ही दूर पहुंचा था, अथर्व देखा है कि सड़क के एक किनारे काफी भीड़ जमा है और काफी शोर भी हो रहा है। इन्हीं ही सबको देखते हुए अथर्व भी भीड़ की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जैसे अथर्व वहां पहुंचता है, भीड़ को साइड करते हुए आगे जाता है। फिर अथर्व देखा है एक 20-21 साल की लड़की जमीन पर लेटी हुई है और उसका सर बुजुर्ग आदमी ने 60-70 साल की हो गई गोद में कर रखा हुआ था और सभी से मदद के लिए बोल रहा था। एम्बुलेंस को तो कॉल कर दिया था, पर अभी एम्बुलेंस को आने में टाइम था क्योंकि ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। जैसे ही अथर्व लड़की का चेहरा देखना एक बार को तो उसी में खो गया। गोरा रंग, चेहरे पर मासूमियत, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ, काले लंबे बाल, होठों के नीचे छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती को और भी दिख रहा था। आज के टाइम पर ऐसे ही मासूमियत किसी में भी देखने को नहीं मिलती। फिर अथर्व बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है। अथर्व ने पहले ही सिस्टम से कहकर लड़की के शरीर को स्कैन कर लिया था। अथर्व को पता चला लड़की के दिमाग में ब्लड क्लॉट बने हुए हैं, जो किसी सिर पर गहरी चोट से एक्सीडेंट में लगी हो उसी कारण बनते हैं, और कई बार ऐसे ही कंडीशन में मेमोरी लॉस का भी खतरा रहता है। और दूसरा, सिस्टम को स्कैन करने से लड़की की बॉडी को अथर्व को पता चला लड़की के बेहोश करने का कारण, इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति पास जाकर अथर्व ने कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सबसे पहले जानते हैं इस लड़की के बारे में। ये है हमारी कहानी की दूसरी हीरोइन अवनी खुराना, खूबसूरत और मासूम, और इसके इस हालात का कारण भी बता देते हैं। 2 साल पहले जब अवनी अपनी बचपन के दोस्त के साथ पार्टी में जा रही थी और उससे बचपन से ही प्यार करती थी, अवनी पार्टी में जाने के लिए निकल ही रहे थे। अभी थोड़ी ही दूर आगे पहुंचे थे, एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लड़का अवनी को बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और वह लड़का थोड़ा थोड़ा अथर्व की तरह दिखता था और उसे लड़के का नाम अथर्व सिंघानिया था। उसे लड़के का और अथर्व का क्या था कनेक्शन, यह आपको कहानी में आगे पता चलेगा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, कहानी में बने रहे। अगर आप भी अपने नाम कहानी में कैरेक्टर ऐड करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम बताएं, नेक्स्ट चैप्टर में आपका नाम भी ऐड कर दिया जाएगा। एक्सीडेंट से अवनी तो बच गई, पर अवनी के सर पर चोट लगी जिससे अवनी की याददाश्त भी चली गई और बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करने लगी, और इसी कारण कई बार दिमाग में ब्लॉकेज भी हो जाती है और अथर्व सिंघानिया को ही याद करती रहती है। कई बार सपनों में अवनी को उसे एक्सीडेंट का दृश्य दिखता है। क्या अथर्व अवनी को बचा पाएगा, और क्या है संबंध अथर्व और सिंघानिया फैमिली का, और क्या अथर्व के पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा, और कौन सा राज है अथर्व की फैमिली है, जाने की कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH16 अथर्व ने बचाए अवनी की जान। अब आगे। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति अथर्व की आवाज सुनते हैं, अथर्व की तरफ पलटते हैं एक बार को तो अथर्व को देखते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अथर्व सिंघानिया के जैसे दिख रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति जैसे ही अथर्व की आवाज सुनते हैं अपने होश में आते हैं। अथर्व उनसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इनको बचाने के लिए। बुजुर्ग व्यक्ति भी ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उनकी पोती थी, जो एक्सीडेंट के कारण किसी मासूम बच्चे की तरह हो गए थी। और अवनी यहाँ पर कैसी आई वह भी हम आपको बता देते हैं। अवनी के दादाजी अवनी का चेकअप करवाकर घर लेकर जा रहे थे। रास्ते में अवनी ने जिद की आइसक्रीम खाने की। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति आइसक्रीम लेने गए, अवनी गाड़ी से निकालकर भाग गई और हेल्थ कंडीशन अच्छी ना होने के कारण अवनी को सड़क पर ही चक्कर आ गया। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति अथर्व को हाँ करते हैं तो अथर्व तुरंत अवनी का कर अपनी गोद में रख लेता है और सिस्टम से पूछकर किस तरह से अवनी का इलाज करना है उसी स्टेप को फॉलो करने लगता है। सबसे पहले अवनी को जो दिक्कत हो रही थी, अवनी के होठ के पास एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लगने के कारण कई बार अवनी जब दौड़ती है तो उसके होठ के पास जहां पर कांच का शीशा लगा वह शीशा अभी तक सर्जरी से नहीं निकला था, जिसकी वजह से अवनी को उसे जगह पेन होने लगता है। इस पेन के कारण बेहोश हो जाती है। सबसे पहले अथर्व अवनी के सर पर हाथ रखता है और किताब में दी गई विधियों के अनुसार अवनी के सिर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जो कल्टीवेशन से प्राप्त हुई थी उसे अवनी के मस्तिष्क में जहां पर ब्लड क्लॉट था वहां पर सिस्टम के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार भेजने लगता है। ये प्रक्रिया कुछ समय तक चलती है और अवनी के मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट बना हुआ था वो पिघलने लगता है। पूरी तरह से तो नहीं पिघला था, अभी भी कुछ मात्रा अवनी के मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट की है और उसकी वजह से छोटी सी इंजरी भी है।
अवनी सर में जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा जा रही है अवनी थोड़ी कांपने भी लगती है और ये देखकर बुजुर्ग व्यक्ति डर जाते हैं, पर अथर्व उन्हें पूरा विश्वास था कि अथर्व ही अवनी को ठीक कर सकता है और इसका कारण है अथर्व सिंघानिया, क्योंकि 90% अथर्व सिंघानिया जैसा दिखता है। अथर्व अवनी के सिर पर इस तरह हाथ चला रहा था, देखने वाले को ये लग रहा था कि अथर्व मसाज कर रहा है। कुछ ही देर में अथर्व अवनी के सिर से हाथ डालता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है अवनी के हॉट के पास जो ब्लड क्लोट है, जो छोटे से कांच के टुकड़े की वजह से बना, उसे मेल्ट करने का। और इससे ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए अथर्व बुजुर्ग व्यक्ति से परमिशन मांगता है। बुजुर्ग व्यक्ति भी अपनी पोती की हालत देखते हुए अथर्व को हाँ कर देता है। फिर अथर्व अवनी के हृदय के पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भेजता है। ये प्रक्रिया करते हुए अथर्व को पूरा आधा घंटा हो चुका था, जिस वजह से अथर्व के चेहरे पर थोड़ी थकान भी दिख रही थी। कुछ ही समय में अवनी का हृदय पहले जो धीमा चल रहा था, अवनी खुराना की सांस नॉर्मल होने लगती है। फिर अवनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर बुजुर्ग व्यक्ति काफी खुश हो जाते हैं। जैसे ही अवनी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं अवनी ने होश में आते ही सबसे पहले अथर्व को गले लगा लिए। ये देखकर अथर्व काफी चौंक जाता है, क्योंकि किसी अनजान लड़की के एकदम से गले लगाने से हर कोई हैरान होता, और साथ में अथर्व से शिकायत भी कर रही है। मासूम सा चेहरा बनाकर यह बोल रही है गले लगे हुए ही अथर्व के, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम बहुत बुरे हो, मुझे अकेला छोड़कर खुद कहीं घूमने चले गए। ये बातें सुन अथर्व काफी हैरान हो जाता है, पर बच्चों जैसे शिकायत सुनकर अथर्व अवनी को अलग नहीं करता कि अथर्व को पता है अवनी का बिहेवियर याददाश्त जाने से बच्चों की तरह हो चुका है। फिर अथर्व अवनी से कहता है अवनी को शांत करते हुए, क्योंकि अवनी नॉनस्टॉप जब से होश में आई है बोलने जा रही है। फिर अथर्व अवनी को खुद से अलग करके कहता है कहीं नहीं गया, तुम्हारे पास हूँ। ये सुनकर अवनी काफी ज्यादा खुश हो जाती और बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद अवनी ने आज पहली बार इतनी बातें की है। जब अवनी ज्यादा बोलती अवनी के सर में होने लगता, जिससे कई बार तो बेहोश भी हो जाती। बुजुर्ग व्यक्ति अवनी का ध्यान अपनी ओर करते हुए कहते हैं अवनी बेटा तुम ठीक हो? फिर अवनी भी कहती है मैं ठीक हूँ दादाजी। फिर दादाजी का ध्यान अथर्व की तरफ जाता है। फिर दादाजी अथर्व से कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पोती की जान बचाने के लिए। फिर अथर्व उनसे कहता है ये तो मेरा फर्ज था। फिर दादाजी अथर्व से उसका नाम पूछते हैं। जी मेरा नाम अथर्व सिंह है। दादाजी नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। अथर्व को देखते हुए दादाजी को अथर्व सिंघानिया की याद आ जाती है। अवनी दोनों की बातें सुन रही थी, फिर अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है मेरा नाम अवनी है। अथर्व और दादाजी दोनों होने के बाद पर हंसते हैं। इतने ही समय में एम्बुलेंस भी आ चुकी है। फिर अथर्व बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं आप इसका चेकअप करवा लेना अस्पताल में जाकर। पर दादाजी भी कहते हैं ठीक है बेटा। जैसे ही अथर्व जाने वाला होता है, अवनी अपनी मासूम में आवाज में रहती है तुम कहाँ जा रहे हो? अवनी रोने लगती है, पर दादाजी भी अवनी को संभालते हैं और अवनी से कहते हैं बेटा ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने जा रहे। फिर अथर्व भी अवनी से बोलकर कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ चला जाता है, और दादाजी अवनी को लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। क्या राज है अथर्व सिंघानिया का? क्या अथर्व और अवनी फिर से मिलेंगे? क्या अपनी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी? और कैसे होगी अथर्व और अवनी की प्यार की शुरुआत? जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH-17 ऑपरेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अगर आप भी कहानी में अपना नाम ऐड करवाना चाहते हो आप कमेंट कीजिए, और जो भी कमी लगे आपको आप कमेंट करके बता सकते हो। अब से हर रोज 2 चैप्टर अपलोड करूंगा। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चैप्टर के बारे में कोई सजेशन देना है, बिजनेसमैन या पार्टी अदर चीजों के बारे में, या फिर अथर्व की लाइफ के बारे में, कहानी की यह तो शुरुआत है, अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। अब आगे। दादाजी ने जाने से पहले अथर्व को अपना कार्ड दिया और यह भी कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो कॉल करना। फिर दादाजी अवनी को लेकर एम्बुलेंस में चले जाते हैं। इन्हीं सब में 1 घंटा कैसे निकल गया अथर्व को पता ही नहीं चला। फिर जल्दी से अथर्व हॉस्पिटल के लिए निकलता है। कुछ ही समय में चलते हुए हैं अथर्व अस्पताल के गेट पर पहुंच जाता है, क्योंकि कल्टीवेशन करने से अथर्व के चलने स्पीड आम आदमी से ज्यादा हो गई, इसलिए अथर्व को अस्पताल पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अथर्व हॉस्पिटल में इंटर करते हैं, तेजी से रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और रिसेप्शनिस्ट अपने पिता वीर प्रताप सिंह का रूम नंबर पता करता है और साथ में ये भी बताता है कि उनका आज ऑपरेशन है और ऑपरेशन कौन से फ्लोर पर होना है। रिसेप्शनिस्ट भी अथर्व को सारी जानकारी दे देती है, पर रिसेप्शनिस्ट का ध्यान जानकारी देने में कम और अथर्व पर ज्यादा, क्योंकि अथर्व पहले जब हॉस्पिटल आया था और अब काफी चेंजेस देखने को मिले एक बार को, तो रिसेप्शनिस्ट ने भी अथर्व को नहीं पहचाना। फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए अथर्व को सारी जानकारी दे दी। जब अथर्व अपने पिता के बारे में जानकारी लेकर आईसीयू की तरफ जाने लगता है, रिसेप्शनिस्ट यही सोच रहे हैं यार कुछ ही समय में इतना चेंज कैसे आ सकता है। फिर भी अपने ख्याल को झटकते हुए अपने काम पर लग जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए यही सोचते जो अथर्व को देखकर और लड़कियां सोचती है। दूसरी तरफ अथर्व हॉस्पिटल कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट की तरफ जाता है और लिफ्ट में चढ़ने के बाद 5th फ्लोर का बटन दबा दिया। थोड़ी सी देर में 5th फ्लोर पर पहुंच जाती है। अथर्व चलते हुए 35 रूम नंबर में पहुंचता है, जहां पर वीर प्रताप सिंह को ऑपरेशन से पहले रखा गया था। आईसीयू के पास से होने शिफ्ट कर दिया गया था। अभी ऑपरेशन स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी है। फिर अथर्व कमरे में जैसे ही इंटर करता है, सामने अनीता जी स्टूल पर बैठे हुए नजर आते हैं। अथर्व उनके पास आता है, अथर्व भी उनके पास जाता है। अनीता जी अथर्व से कहती इतना टाइम कहां पर लगा दिया? फिर अथर्व कहता है मां घर से लेट निकला था, यह नहीं बताता कि रास्ते में अवनी का इलाज किया, वरना अनीता जी अथर्व से 100 सवाल पूछती। इन्हीं सबसे बचने के लिए अदर उसने अनीता जी को नहीं बताए।
वीर प्रताप सिंह अभी बेहोश थे क्योंकि उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया था कि टाइम में उसने का ऑपरेशन होना है और एनेस्थीसिया देने का एक कारण था कभी कभी सर में दर्द होने लगता है। फिर अनीता जी का अथर्व से कहती है बेटा तू 2 मिनट यही बैठ, मैं डॉक्टर से मिलकर आते हैं, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन शुरू होने में अभी कुछ भी समय वजह है। अनीता जी रूम से निकल जाते हैं और अथर्व सिस्टम से कहता है सिस्टम पापा को स्कैन करो। कुछ ही समय में सिस्टम वीर प्रताप सिंह के शरीर को स्कैन करता है। फिर सिस्टम अथर्व से बताता है होस्ट आपके पापा का शरीर काफी टाइम से कम हमें रहने की वजह से अभी भी थोड़ा वीक है और एक्सीडेंट की वजह से सर में चोट लगने के ब्लड क्लॉट भी बन गए और सिर में छोटे से इंजरी भी है जिसका जो ऑपरेशन होना है। फिर अथर्व सिस्टम से पूछता है मेरे पापा को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। फिर सिस्टम अथर्व बताता है होस्ट आप आपके पापा के लिए बॉडी रिफाइनिंग पर बना सकते हो, जैसे जल्दी रिकवरी होगी और जो 2 साल से शरीर में बिकना है वो भी दूर हो जाएगी और पहले से 10 साल जवान लगेंगे। जो सिर में छोटी सी इंजरी है वो ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी और ब्लड क्लॉट और छोटे से छेद को कुछ हद तक भरने के लिए आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अथर्व भी सिस्टम के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सबसे पहले अपने पापा के सर पर हाथ रखता है। समय कम होने के कारण अपने शरीर से थोड़ी ज्यादा मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा निकलता है। धीरे धीरे ब्लड क्लॉट मेल्ट होने लगता है और साथ में जो सर में छोटी सी इंजरी थी वह भी थोड़ी थोड़ी भरने लगती है, जिससे अगर ऑपरेशन हो तो सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% हो। और अथर्व के अपने पापा के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा भेजने से बना है जो उसे निकालने में डॉक्टरों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे अथर्व आध्यात्मिक ऊर्जा अपने पापा के शरीर में भेजता है वीर प्रताप सिंह थोड़े थोड़े कांपने लगते हैं और 60% ठीक भी हो चुके हैं। अथर्व ही आध्यात्मिक ऊर्जा भेजना रोक देता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर से बात करके अनीता जी भी कमरे में आ चुकी है और साथ में 2 नर्सरी भी आई है वीर प्रताप सिंह को आईसीयू में शिफ्ट करने के लिए, जहां पर उनका ऑपरेशन होगा। कुछ ही समय में सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और वीर प्रताप सिंह को आईसीयू में ले जाया जाता है और थोड़ी ही देर में ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हैरानी का एक कारण भी था, क्योंकि किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं उससे पहले उसके सभी चेकअप होते हैं, जहां पर डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्योंकि वीर प्रताप सिंह जो इंजरी थी वह काफी बड़ी थी और डॉक्टर के हैरान होने का कारण ये था 60% ब्लड क्लॉट और जो इंजरी है वह पहले ही ठीक हो चुकी है। अब डॉक्टर को भी ऑपरेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अपनी हैरानी को दरकिनार करते हुए वीर प्रताप सिंह का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। करीबन 1 घंटे में ऑपरेशन जो है कम हो चुका है। ऐसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं। अनीता जी और अथर्व जैसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पेशेंट अब खतरे से बाहर है और कुछ ही समय में उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व और अनीता जी राहत की सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी वीर प्रताप सिंह के ठीक होने की। कुछ इस समय वीर प्रताप को विप वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अनीता जी और अथर्व वीर प्रताप सिंह से मिलते हैं। वीर प्रताप सिंह अभी बेहोश है। दोनों एक एक स्टूल लेकर बैठ जाते हैं। दोनों माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अथर्व का फोन बजता है। फिर अथर्व रूम से बाहर आता है अनीता जी से बोलकर। जैसे ही रूम से बाहर निकल गए अगर फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से शिवांगी की चलती हुई आवाज आती है, कैसे हो अथर्व? मैं ठीक हूँ शिवांगी, तुम बताओ। फिर शिवांगी कहते हैं क्या तुम अभी फ्री हो? थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजती हूँ, अगर तुम फ्री हो तो तुम मुझे वहां पर मिलना। अथर्व भी फ्री था, ज्यादा कुछ काम नहीं था तो शिवांगी को हाँ बोल देता है और जाने से पहले रूम में जाता है और अनीता जी से कहता है हाँ मुझे कुछ काम है, अभी जाना पड़ेगा, शाम को आ जाऊंगा। और जाने से पहले अनीता जी के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल देता है और यह भी कहता है माँ अगर और जरूरत हो तो फोन कर देना, और साथ में भी इंस्ट्रक्शन भी देता है कि अब आप अपनी जॉब छोड़ देना। अनीता जी भी कुछ नहीं कहती। अथर्व अपनी माँ को ख्याल रखने का अस्पताल से बाहर निकल जाता है। क्यों मिलने बुलाया है शिवांगी ने अथर्व को, और क्या अवनी और अथर्व फिर से मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH18 शिवांगी ने किया कार में रोमांस। अब आगे अथर्व जैसे ही हॉस्पिटल गेट पर आता है वहीं से अथर्व को टैक्सी मिल जाती है और टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर में अथर्व अपने घर पहुंच जाता है। अपने कमरे में जाकर सबसे पहले फ्रेश होता है। बाथरूम से निकालकर सबसे पहले अपनी अलमारी से अच्छे से कपड़े निकलता है। थोड़ी ही देर में अगर रेडी हो जाता है। जैसे ही अथर्व अपने कमरे से निकलने वाला होता है तभी अथर्व को शिवांगी का मैसेज आता है अपने घर का मुझे एड्रेस सेंड करो। अथर्व भी ज्यादा कुछ नहीं पूछता और अपने घर का एड्रेस भेज देता है। दूसरी तरफ शिवांगी अपनी अपार्टमेंट से कार लेकर निकल चुकी है। शिवांगी अथर्व से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड लग रही है, इसलिए थोड़ा जल्दी कार चल रही है। कुछ ही समय शिवांगी की कार अथर्व के घर के आगे रुकते हैं। शिवांगी अथर्व को कॉल करती है जल्दी अपने घर से बाहर आओ। अथर्व भी ज्यादा कुछ नहीं सोचता और अपने घर को लॉक करके अपने घर के बाहर निकल जाता है। जैसे ही अथर्व अपने घर के बाहर कदम रखता है तो गेट के आगे अथर्व को एक BMW दिखाई देती है। उसी में से शिवांगी निकलती है और अथर्व से कहती जल्दी कार में बैठो। जैसे ही अथर्व की नजर शिवांगी पर जाती है एक पल के लिए तो अथर्व शिवांगी के चेहरे में ही खो जाता है, क्योंकि आज शिवांगी लगी इतनी खूबसूरत रही थी। सिंपल सा अनारकली मैरून कलर का सूट शिवांगी की खूबसूरती को और निखार रहा था। होठों पर हल्की सी लिप बाम मैरून कलर की, साथ में प्यारी सी मुस्कुराहट जो शिवांगी अथर्व को देखते हुए कर रही थी। शिवांगी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। आसपास से जो भी लोग गुजर रहे थे वो भी एक बार शिवांगी को जरूर देख रहे थे। शिवांगी की आवाज से होश में आता है। शिवांगी कहती है जल्दी कार में बैठो। अथर्व भी बिना कुछ बोले शिवांगी के साथ कार में बैठ जाता है। अथर्व शिवांगी से ये भी नहीं पूछता कहाँ ले जा रही हो।
शिवांगी कार को हाईवे पर दौड़ा देते हैं और उसके साइड में से एक छोटा सा रास्ता जाता है। उसी रास्ते पर कुछ टाइम के लिए कार चलने के बाद शिवांगी वहां पर कर रोक देते हैं। जैसे ही अथर्व आसपास का नजारा देखा है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में आज के टाइम में इतना खूबसूरत नेचर बहुत कम देखने का मिलता है। अथर्व का ध्यान बाहर के नजारे को देखने में था, वही शिवांगी की नजर अथर्व के होठों पर थी। शिवांगी अथर्व को बड़े प्यार से निहाल रही थी। अथर्व बाहर के नजारे को देखते हुए काफी कुछ नजर आ रहा था। अचानक से शिवांगी अपनी सीट से उठकर अथर्व की गोद में बैठ जाती है और अथर्व का मुंह अपने तरफ करके बिना कुछ बोल अपने होंठ अथर्व के होठों पर रख देती है और प्यार से अथर्व को किस करने लगती है। ये देखकर एक बार तो अथर्व हैरान हो जाता है, फिर शिवांगी का उसके किस में साथ देने लगता है। शिवांगी किस करते हुए अथर्व के होठों पर हल्की हल्की बाइट भी कर रही थी और अथर्व भी शिवांगी को प्यार से किस करने लगता है। कुछ ही देर में ऐसे किस करते हुए शिवांगी लव ड्रग एक्टिव होने लगता है। अथर्व के हाथ शिवांगी के पूरे शरीर पर चल रहे थे और धीरे धीरे शिवांगी ऐसे मदहोश हो रही थी। आधे घंटे की किस के बाद दोनों अलग होते हैं और तेज तेज सांस लेने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अथर्व कर की सीट को नीचे करता है और शिवांगी को अपने ऊपर लेटकर शिवांगी कॉलरबोन पर किस करने लगता है। थोड़ी देर का करने के बाद अथर्व अपने और शिवांगी के सारे कपड़े निकाल देता है, शिवांगी को अपने नीचे कर लेता है। फिर एकदम इंटर करने से शिवांगी की हल्की चीख निकल जाती है, फिर भी अब तक अपने मोमेंट को नहीं रोकता। कुछ ही देर में शिवांगी भी मदहोश होने लगती है, काफी वाइल्डली शिवांगी के साथ रोमांस कर रहा था। शिवांगी कहती है दर्द भरी आवाज में, अथर्व आराम से दर्द हो रहा है। फिर कहता है शिवांगी से, बेबी थोड़ा सा टॉलरेट करो, तुम्हें ने उकसाया है, थोड़ा सा तो दर्द सहना पड़ेगा। शिवांगी भी आगे कुछ नहीं बोलती। शिवांगी की दर्द भरी सिसकियां कार में गूंजने लगती है। ऐसे ही दोनों 3 घंटे तक रोमांस करते हैं। फिर अथर्व शिवांगी से अलग होता है। इन 3 घंटों में शिवांगी काफी थक जाती है, क्योंकि आज रोमांस करते हुए अथर्व काफी वाइल्ड था। फिर दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े पहनने के बाद अथर्व शिवांगी को कर में रखी पानी की बोतल देता है। शिवांगी भी बिना कुछ बोले पानी पी लेती है। अब शिवांगी को खुद की फैसले पर ही अफसोस हो रहा था, क्यों अथर्व को यहाँ लेकर आए और अथर्व को उकसाने की गलती कर दी। शिवांगी के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। शिवांगी यही सोच रही थी, कहाँ तो शॉपिंग पर जाने का प्लान था, अब वापस से घर जाकर आराम करना पड़ेगा। अथर्व की आवाज से शिवांगी सोच बाहर आती है। फिर अचानक से अथर्व को गुस्से में अपने नाजुक हाथों से करने लगती है और कहती है, यू मॉन्स्टर, रोमांस करते हुए कौन इतना वाइल्ड होता है, तुम्हें पता है आप मुझे कितना पेन हो रहा है। शिवांगी की बात सुनकर अथर्व हंसने लगता है, जिससे शिवांगी और चिढ़ जाती है और अथर्व चेस्ट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगती है। शिवांगी के नाजुक हाथों से अथर्व ऐसा लग रहा था जैसे शिवांगी उसका मसाज कर रही है। फिर अथर्व, शिवांगी तुम ही नहीं सोते शेर को जगाया है, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, और यह कहने के साथ फिर से हंसने लगता है। शिवांगी सर की यह बात सुनकर अथर्व से शिवांगी गुस्सा हो जाती है। फिर अथर्व शिवांगी को मानते हुए पहले तो सॉरी बोलता है कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। शिवांगी फिर भी नहीं मानती। फिर अथर्व कहता है, कल तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। गिफ्ट की बात सुनते हैं शिवांगी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। शिवांगी अथर्व से पूछता है, क्या गिफ्ट दोगे मुझे। अथर्व कहता है, यह एक सीक्रेट है जो तुम्हें कल पता चलेगा। फिर अथर्व शिवांगी के पास जाकर प्यार से शिवांगी की होठों पर लाइट किस करता है। अथर्व और शिवांगी को यह आए हुए शाम के 5 बजे बज गए थे। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं, हम कल शॉपिंग पर चलेंगे, अभी काफी लेट हो गया है और मुझे कुछ काम भी है, तो चलो अब हम घर चलते हैं। फिर शिवांगी भी ज्यादा कुछ नहीं करती, कर को स्टॉप कर देती है और यू टर्न लेने के बाद अथर्व के घर के रास्ते पर कर को दौड़ने लगती है। कुछ ही समय में शिवांगी की कार अथर्व के घर पहुंच जाती है। फिर अथर्व शिवांगी की कार से उतरता है और शिवांगी का अपना ख्याल रखने का अपने घर की तरफ चला जाता है। शिवांगी भी अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। शिवांगी के जाने के बाद अथर्व घर का गेट खोलना है के अंदर जाता है। सबसे पहले अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद अथर्व फ्रेश होता है। इतनी देर में फ्रेश होने के बाद अपने कमरे से बाहर निकाल कर में जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद अथर्व को काफी भूख लगी थी। फिर अथर्व अपने लिए खाना बनाता है और थोड़ा अनीता जी के लिए भी हेल्दी फूड बना लेता है। इतनी देर में खाना बन जाता। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर कुछ ही देर में अथर्व अपना खाना फिनिश कर देता है। फिर अनीता जी के लिए खाना पैक करता है। गर्म करके सारा सामान समेट कर घर को अच्छी तरह बंद करके अस्पताल के लिए निकल जाता है। क्या अथर्व और शिवांगी का प्यार ऐसे ही बने रहेगा और क्या फिर से होगी अथर्व और अवनी की मुलाकात, जानेंगे। और क्या कनेक्शन है अथर्व सिंघानिया और अथर्व का, जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH19 शिवांगी और अथर्व की शॉपिंग। अब आगे। घर से निकलने के बाद सबसे पहले अथर्व हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी लेता है। कुछ इस समय में अस्पताल पहुंच जाता है। कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट में जाता है और 5 फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। कुछ ही देर में लिफ्ट 5 फ्लोर पर पहुंच जाती है। कॉरिडोर से होते हुए अथर्व नंबर 35 में जाता है। अनीता जी वीर प्रताप सिंह से बातें कर रही थी। काफी टाइम पहले होश आ गया था और पहले से अच्छा भी फुल कर रहे थे। पीछे से आते हुए अथर्व भी अपने पापा का आवाज लगता है, कैसे हो पापा। फिर वीर प्रताप सिंह कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो। पहले से काफी बड़े हो गए और काफी हैंडसम। फिर वीर प्रताप सिंह अथर्व से मजाक करते हुए कहते हैं, तुमसे तो ज्यादा जवानी में मैं भी हैंडसम नहीं था। यह बातें बोलकर हंसने लगते हैं। अथर्व भी अनीता जी के पास आ जाता है और सोफे पर बैठते हुए कहता है, माँ मैं आपके लिए खाना लाया था, आप हाथ मुंह धो लो और कुछ पापा को भी खिला देना। अनीता जी की बाथरूम में हाथ मुंह धोकर आ जाती है। फिर अथर्व से खाने का बॉक्स ले लेते हैं और स्कूल पर वीर प्रताप सिंह के पास बैठकर वीर प्रताप सिंह को अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खिलाते हुए उनकी आंखों में हल्की हल्की आंसू थे। आज अनीता जी के लिए काफी खुशी का दिन था। पूरे 2 साल के इंतजार के बाद वीर प्रताप सिंह को मन से भी बात आ गया, 50% ठीक हो चुका है।
वीर प्रताप सिंह जब अनीता को रोते हुए दिखाता है फिर अनीता से कहता है अब क्यों आंसू बहा रही हो, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अनीता जी भी वीर प्रताप को जवाब देते हुए कहती है ये तो खुशी के आंसू है, इस पल का 2 साल तक का इंतजार किया मैंने और आदर्श सोफे पर बैठा हुआ यह मोमेंट एंजॉय कर रहा था क्योंकि 2 साल के बाद आज की फैमिली हैप्पी फैमिली लग रही है। अथर्व के पापा के एक्सीडेंट के बाद अनीता जी ने काफी स्ट्रगल किया और मेहनत भी की है, इसका फल उन्हें आज मिला रहा है। अथर्व दोनों के हैप्पी मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, कुछ ही देर में दोनों का खाना हो जाता है। फिर थोड़ी देर 3 में बातें करते हैं, इस वक्त अपनी फैमिली मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। बातें करते हुए पता ही नहीं चला कब शाम के 7 बजे बज गए। अनीता जी राठौर से कहते हैं बेटा काफी वक्त हो गया है, अब तुम घर जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। अथर्व भी अनीता जी और अपने पापा को अपना ख्याल रखने का बोलकर अस्पताल से घर जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही अथर्व अस्पताल के बाहर कदम रखता है तब तक बुक की हुई टैक्सी भी आ गई थी, उसी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। कुछ ही समय में अथर्व अपने घर पहुंच चुका है। सबसे पहले घर का दरवाजा खोलकर अपने कमरे में जाता है। जेब से अपना मोबाइल निकालकर क्रिप्टो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किए थे उन क्रिप्टो से प्रॉफिट बुकिंग करता है और आज के समय में अथर्व के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 करोड़ रुपए हो चुकी है। कुछ प्रॉफिट निकालकर उसी अमाउंट को सिस्टम के दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फिर से इन्वेस्ट कर देता है। फिर अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठकर किताब में दी गई मुद्रा के अनुसार साधना करने लगता है। करीबन 1 घंटे कल्टीवेशन करने के बाद अथर्व अपनी आंखें खोलता है। आज जो पूरे दिन एनर्जी वेस्ट हुई थी कल्टीवेशन से वह सारी एनर्जी रिकवर हो गई। फिर अथर्व फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। थोड़ी देर में फ्रेश होकर अपने कपड़े पहनकर नीचे आता है और नीचे आने के बाद सीधा किचन में जाता है। फिर अपने लिए खाना बनाता है। कुछ ही देर में आता अपने लिए खाना बना लेता है, डाइनिंग टेबल पर अरेंज करके अपने फेवरेट फूड को एंजॉय करता है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अथर्व किचन में बर्तन साफ करता है। जाकर सारा काम निपटाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। छोटे छोटे कामों में आज रुको पता ही नहीं चला कब रात के 9 बजे। पूरे दिन के भाग दौड़ के बाद अथर्व काफी थक गया था, जल्दी से अपने बिस्तर पर जाता है और कुछ ही समय में नींद क्या है उसमें चला जाता है। सुबह 5 बजे रात को टाइम से सोने से सुबह अथर्व की नींद जल्दी खुल जाती है। सबसे पहले बिस्तर से उठकर अथर्व फ्रेश होने जाता है। फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है। 1 घंटा कल्टीवेशन करने के बाद अथर्व खाना बनाने के लिए किचन में जाता है। थोड़ी देर में खाना बन जाता है। खाना फिनिश करके और घर के सारे काम निपटा के जैसे साफ सफाई, किचन में जाकर बर्तन साफ करना, सारे काम फिनिश करके अथर्व स्कूल के लिए तैयार होने अपने कमरे में जाता है। कुछ ही वक्त में था स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। घर को लॉक करके अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ ही समय में आधार अपने स्कूल पहुंच जाता है। सबसे पहले साइकिल स्टैंड पर जाकर अपनी साइकिल पर करता है, फिर अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में अथर्व अपनी क्लास में पहुंच जाता है। आज आदित्य पहले ही क्लास में आ गया था। जैसे ही अथर्व आता है दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर अथर्व अपनी सीट पर जाकर आदित्य के साथ बैठ जाता है। फिर आदित्य अथर्व से पूछता है परसों क्यों नहीं आया। फिर अथर्व शिवांगी वाली बात को छुपाते हुए आदित्य से कहते हैं भाई कल पापा का ऑपरेशन था और प्रीवियस डे कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी और घर पर कुछ काम भी था, इसलिए टाइम लग गया। आदित्य अथर्व से पूछता है अब अंकल ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। धर्म भी आदित्य से करता है ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा और 1 हफ्ते में पापा को डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं। कुछ ही देर में क्लास में शिवांगी मैम भी आ जाती है। अभी बच्चे उठकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर शिवांगी सभी को बैठने का रहती है। शिवांगी का ध्यान तो आधार पर था। क्लास में आते वक्त आ जाता शिवांगी को पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। बच्चों की आवाज से सुनेगे अपने ख्यालों से बाहर आती है और सभी बच्चों के अटेंडेंस लेकर बच्चों को इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देती है और साथ में यह अनाउंसमेंट भी करती है 2 दिन बाद आपका एक इंग्लिश का टेस्ट होगा जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में हेल्प मिलेगी क्योंकि कुछ ही समय में आपके बोर्ड एग्जाम भी होने हैं। ऐसे ही कंटिन्यू शिवांगी में का लेक्चर चलता है और पढ़ते वक्त चुपके से अथर्व को भी देख रही होती है। कुछ ही समय में लेक्चर खत्म होने के बाद क्लास में प्रिंसिपल सर इंटर करते हैं। प्रिंसिपल्स को देखते हुए सभी बच्चे उठकर गुड मॉर्निंग करते हैं और सभी के बैठने के बाद प्रिंसिपल सर एक अनाउंसमेंट करते हैं 1 हफ्ते बाद हमारे स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है। इसमें हमारे आसपास के कुछ फेमस स्कूल भी हिस्सा लेने वाले हैं और यह कंपटीशन हर 2 साल में एक बार होता है और जब में स्कूल इस कंपटीशन में जीतेगा उसे स्कूल को अच्छी खासी डोनेशन और साथ में जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेगा उसे एक अच्छी खासी प्राइस मनी दी जाएगी। सारी डिटेल आपको कल बता दी जाएगी कि किस चीज का कंपटीशन होना है और जो भी बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है शिवांगी मैम को अपना नाम लिख देकर आपको कंपटीशन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर क्लास से चले जाते हैं। शिवांगी मैम का अभी लेक्चर खत्म हो चुका है, वह भी क्लास से निकल जाती है। ऐसे ही सभी लेक्चर हो जा रहे हो लोग से चलते हैं। फिर लंच ब्रेक हो जाता है। अथर्व और आदित्य दोनों जाकर कैंटीन में लंच करते हैं। आज आदित्य को लंच की ट्रीट अथर्व देता है। कुछ ही देर में दोनों लंच करके अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। सभी लेक्चर सुचारू रूप से चलते हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ इस समय में सभी लेक्चर खत्म हो जाते हैं पर सभी बच्चे क्लास से निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए। धर्म और आदित्य दोनों साथ निकलते हैं। आज दोनों साथ ही घर जाते हैं क्योंकि दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। करीबन आधे घंटे के बाद दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर सबसे पहले अथर्व अपने में कमरे में जाकर अपना बैग रखने के बाद बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही देर में फ्रेश होकर बाहर आता है
अथर्व के मोबाइल पर शिवांगी का कॉल आ जाता है। शिवांगी कहती है थोड़ी देर में जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। फिर हम दोनों शॉपिंग पर चले गए। अथर्व से बात करते हुए शिवांगी काफी एक्साइटेड लग रही थी। अथर्व भी शिवांगी से प्यार से फ्लर्ट करते हैं। उससे मिलने की इतनी जल्दी इस ओपन पर जाने का बहाना भी बना दिया। शिवांगी भी अथर्व के बात पर कुछ नहीं कहती। आधे घंटे में मैं तुम्हारे घर पहुंच रही हूँ, जल्दी से रेडी हो जाना, इतना बोलकर कॉल काट देती है। शिवांगी की बात सुनकर अथर्व हंसने लगता है और साथ में शिवांगी का प्यार से सिलीगल भी बोलता है। फिर अपने कमरे से बाहर निकालकर नीचे हॉल में आकर बैठ जाता है। कुछ ऐसा मैंने शिवांगी भी कर लेकर अथर्व के घर के आगे आ जाते हैं और अथर्व को कॉल करती है, जल्दी बाहर आओ। अथर्व भी बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है और जल्दी से जाकर शिवांगी के घर में बैठ जाता है। अथर्व शिवांगी दोनों घर में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से प्यार से फ्लर्ट करने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद शिवांगी अपनी कार को कपूर फैमिली के शॉपिंग मॉल के पास कार रोकती है। कार पार्क करने के बाद पार्किंग में आधार वर्ष शिवांगी दोनों शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। जैसे ही अथर्व और शिवांगी मॉल में इंटर करते हैं, मॉल की कर्मचारी शिवांगी को देख लेती है और जल्दी से जाकर मैनेजर को इन्फॉर्म करती है। जल्दी से कर्मचारी मैनेजर के केबिन में जाती है। मैनेजर से कहती है मैं शिवांगी में आई है। ये सुनते हैं जल्दी ही मैनेजर शिवांगी के पास पहुंचती है। सबसे पहले जाकर शिवांगी को गुड मॉर्निंग विश करती है। शिवांगी भी मैनेजर को रिप्लाई देते हुए कहती है गुड मॉर्निंग। फिर मैनेजर शिवांगी से कहती है मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। मैं फिर शिवांगी मैनेजर से कहती है हमारे साथ एक स्टाफ को भेज दो और जो आज ही न्यू क्लॉथ आए हैं वो हमें दिखाओ। मैनेजर भी शिवांगी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक स्टाफ को शिवांगी के साथ भेज देती है। फिर मैनेजर अपने केबिन में चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी और अथर्व स्टाफ के पीछे चलने लगते हैं। सबसे पहले शिवांगी स्टाफ को अथर्व के लिए जो न्यू कपड़े आए हैं वो दिखाने का बोलते हैं। स्टाफ मेंबर वहीं पर खड़ी हो जाती है। शिवांगी अथर्व के लिए अथर्व के साइज के हिसाब से कपड़े चूज कर रही है जो नया आए हैं और कुछ कपड़े अथर्व भी ले रहा है अपने लिए थोड़े से लूज, ताकि कल्टीवेशन करे, अगर शरीर में कोई चेंज आए तो इमरजेंसी में इन कपड़ों का उसे किया जा सके। कितनी देर में शिवांगी अथर्व के लिए सभी कपड़े ले लेती है। अभी तक अथर्व ने उन कपड़ों को पहनकर नहीं देखा है। फिर शिवांगी लेडी सेक्शन में जाकर अपने लिए कुछ कपड़े चूज करती है और अथर्व भी शिवांगी के लिए कुछ खूबसूरत सी साड़ियां, साथ में ब्यूटीफुल से प्लाजो सूट है जो शिवांगी की बॉडी पर काफी परफेक्टली आए। कुछ ही देर में अथर्व और शिवांगी दोनों मिलकर अपने लिए कुछ कपड़े चूज कर लेते हैं। फिर शिवांगी मॉल के स्टाफ को अपना काम करने के लिए बोल देती है और खुद अथर्व के साथ कपूर फैमिली के लिए बनाए गए स्पेशल चेंजिंग रूम में जाती है, जहां पर दो लोग आसानी से अपने कपड़े चेंज कर सकते और नए कपड़े ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आराम भी करना हो तो उस रूम में आराम भी कर सकते हैं। इस तरह से उन रूम को डिजाइन किया गया है। शिवांगी के साथ आकर चेंजिंग रूम में इंटर करता है। रूम को काफी लग्जरियस बनाया गया था और चेंज करने के लिए एक रूम में 2 से 3 सेक्शन बनाए गए थे। फिर शिवांगी सबसे पहले अथर्व को कहते हैं पहले तुम कपड़े ट्राई करोगे और मैं बताऊंगी कि तुम पर कौन सा अच्छा लग रहा है। अथर्व भी कुछ नहीं कहता और जल्दी से कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी शिवांगी के कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। दोनों ने जितने भी कपड़े लिए थे एक दूसरे के मैचिंग के लिए थे। सबसे पहले शिवांगी अथर्व की पसंद की हुई साड़ी पहनती है, जल्दी से चेंज करके बाहर आते हैं और अथर्व भी से कपड़े पहनकर बाहर आता है। जैसे ही अथर्व से बाकी को देखा है अपनी पलकें झुकाना भूल जाता है, क्योंकि शिवांगी लगी इतनी खूबसूरत रहे थे और वही हाल शिवांगी का था। अथर्व भी ब्लैक आउटफिट में काफी खूबसूरत लग रहा था। दोनों एक साथ एक दूसरे को कम्प्लीमेंट देते हैं, तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। फिर शिवांगी भी कहती है तुम भी। फिर दोनों ऐसे ही कुछ समय में सभी कपड़े ट्राई करके देखते हैं और सभी कपड़े दोनों पर अच्छे लगते हैं। सभी कपड़ों को चेंजिंग रूम में रखे। एक एक ब्लैक ड्रेस उठाते हैं। शिवांगी ब्लैक साड़ी पहनती है, वही अथर्व जो पहले पहने थी ब्लैक आउटफिट पहना है। धर्म तो जल्दी से चेंज करके आ जाता है। शिवांगी अभी तक नहीं आई है। शिवांगी अथर्व का आवाज लगती है, अथर्व यहाँ आना, मुझे ब्लाउज की डोरी नहीं बंध रही है, इन्हें बांधने में मेरी हेल्प करो। अथर्व भी शिवांगी के चेंजिंग रूम में चला जाता है। जैसे ही अथर्व भी चेंजिंग रूम में इंटर करता है, चेंजिंग रूम में आते हैं। सबसे पहले अथर्व की नजर शिवांगी की खुली पीठ पर जाती है। शिवांगी भी अथर्व को देख लेते हैं और कहते हैं जल्दी यहाँ आकर मेरी हेल्प करो। शिवांगी दोनों हाथों से ब्लाउज को पकड़े हुए थी। क्या अथर्व और शिवानी के बीच होगा चेंजिंग रूम में रोमांस, जानेंगे कहानी में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। CH20 शिवांगी अथर्व की गोद में। अब आगे अथर्व शिवांगी के पास आकर जैसे ही ब्लाउज भी डोरी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ता है, अचानक से अथर्व के हाथ शिवांगी की गोरी पीठ को छू जाते हैं और शिवांगी जो ब्लाउज में पकड़े हुए थी एकदम से वह नीचे गिर जाता है और सामने मिरर में अथर्व को शिवांगी के ब्रेस्ट साफ नजर आ रहे थे। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं मुझे बहकने का इरादा है क्या? अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर जल्दी से नीचे झुककर शिवांगी अपने ब्लाउज को उठाते हैं। फिर अथर्व बिना ज्यादा सोच शिवांगी के ब्लाउज के डोरी को बंद देता है। इस वक्त शिवांगी के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो रहे थे। फिर दोनों चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हैं। फिर शिवांगी बिना अथर्व से नजरें मिलाए कहती है मुझे भूख लगी है, हमें शॉपिंग करते हुए काफी टाइम हो गया, किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं। अथर्व शिवांगी से कहता है भूख तो मुझे भी लगी है, चलो फिर जल्दी से निकलते हैं शॉपिंग मॉल से और पास ही के होटल में चलते हैं। फिर दोनों जल्दी से अपने शॉपिंग बैग लेते हैं और चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाते हैं। फिर अथर्व शिवांगी बिलिंग काउंटर पर जाते हैं और काउंटर पर जो सेल्स गर्ल बैठी थी उसे सभी कपड़ों का बिल बनाने के लिए कहते हैं। जैसे ही सेल्स गर्ल अथर्व को देखते हैं,
अथर्व के चेहरे में ही खो जाती है, क्योंकि अगर ब्लैक आउटफिट में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। शिवांगी की आवाज से सल्स गर्ल होश में आती है और हड़बड़ाते हुए कहते, जी मैं अभी करते हैं हम पर अकाउंट 2 मिनट। ओके, फिर जल्दी से दोनों के कपड़ों का बिल अमाउंट सल्स गर्ल का बता देते हैं। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है, तुम रहने दो, मैं करती हूँ पेमेंट। फिर अथर्व भी शिवांगी से कहते हैं, तुम मेरे साथ पहली बार शॉपिंग पर आए हो, अब मैं करता हूँ, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तुम कर देना जल्दी से। अथर्व अपना फोन निकालकर 5 लाख रुपए की पेमेंट कर देता है। फिर जैसे ही शिवांगी अथर्व के मोबाइल को देखते हैं तो अथर्व से कहती है, खाना खाने से पहले चलो हम तुम्हारे लिए न्यू मोबाइल लेते हैं, तुम्हारा ये पुराना मोबाइल काफी खराब कंडीशन में है, कभी भी बंद हो सकता है। अथर्व को भी यह बात रिलायंस होती है कि उसने जो मोबाइल कैरी किया हुआ है वह काफी पुराना हो गया है। फिर अथर्व और शिवांगी मॉल में ही बनी मोबाइल शॉप चले जाते हैं। कुछ ही समय में दोनों मोबाइल शॉप पर पहुंच जाते। अथर्व और शिवांगी को देखकर शॉप में काम कर रही स्टाफ मेंबर जल्दी से उनके पास आती है। हेलो सर, हेलो मैम, बताइए मैं आपको कैसा मोबाइल दिखाऊं। फिर शिवांगी कहते हैं, जो अभी लॉन्च हुआ है लेटेस्ट आईफोन दिखाओ। फिर अथर्व स्टाफ मेंबर से कहते हैं, एक साथ 3 सेट ले आना। स्टाफ मेंबर भी अथर्व की बात सुनकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि एक साथ ब्रांड न्यू फोन भेजने से स्टाफ मेंबर को काफी अच्छा कमीशन मिलेगा। और जो अथर्व और शिवांगी का मोबाइल दिखा रही थी स्टाफ मेंबर, उसका आज जब का पहला दिन था। अथर्व और शिवांगी सोफे पर बैठ जाते हैं, जो कि शॉप के अंदर यह कोने में रखा था। कुछ ही देर में स्टाफ मेंबर 3 लेटेस्ट आईफोन लेकर आ जाती है। शिवांगी भी 3 मोबाइल फोन को देखकर अथर्व से ज्यादा सवाल नहीं करती। एक मोबाइल बॉक्स को ओपन करके उसमें से मोबाइल निकालकर अपने पुराने मोबाइल से सिम निकलता है और साथ में जितना डेटा था वह भी उसे मोबाइल में भेज देता है। ये प्रक्रिया कुछ ही वक्त में कंप्लीट हो जाती है और 2 फोन स्टाफ मेंबर को पैक करने के लिए बोल देता है। और फिर अथर्व शिवांगी से भी पूछता है, क्या तुम्हें भी एक नया मोबाइल लेना है। शिवांगी अथर्व का जवाब देते हैं, नहीं मेरे पास पहले से ही। फिर दोनों जल्दी से बिलिंग काउंटर पर जाते हैं और जैसे ही अथर्व मोबाइल की पेमेंट करने वाला होता है, शिवांगी अपना कार्ड निकालकर स्टाफ मेंबर को दे देती है और कहती है, तीनों मोबाइल के पैसे इसमें से काट लो। स्टाफ मेंबर जल्दी से क्रेडिट कार्ड उठाती है, उसे स्वाइप मशीन पर लगती है। फिर शिवांगी पासवर्ड स्वाइप मशीन में इंटर करती है। कुछ ही देर में पेमेंट हो जाता है। फिर दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर निकल जाते हैं अपने बैग हाथ में लेकर। आप यही सोच रहे होंगे कि अथर्व ने अपने लिए कपड़े लिए, अपने माता पिता के लिए क्यों नहीं लिए, तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही अथर्व के पापा ठीक हो जाएंगे तो अथर्व का ये प्लान है दोनों को साथ में शॉपिंग पर भेजना, जिससे दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए और अपनी मनपसंद के कपड़े भी खरीद ले। कुछ ही देर में दोनों पार्किंग लॉट में आ जाते हैं, अपने बैग कार के पिछली सीट पर रख देते हैं। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही देर में पास ही के 5 स्टार होटल खुराना होटल में आकर अपनी कार रखते हैं। होटल का ही एक स्टाफ मेंबर अथर्व और शिवांगी के पास आता है और उनकी कार को अच्छी तरह से पार्क कर देता है। फिर दोनों खुराना होटल में इंटर करते हैं, अपने लिए एक प्राइवेट रूम बुक करते हैं। फिर दोनों मैनेजर के बताए हुए रूम में चले जाते हैं। कुछ ही देर में प्राइवेट रूम में ऑर्डर लेने के लिए होटल का स्टाफ आता है। अथर्व शिवांगी दोनों अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। इतनी देर में होटल का स्टाफ मेंबर दोनों की पसंद का खाना लेकर टेबल पर अरेंज कर देता है। शिवांगी सबसे पहले अथर्व की प्लेट में खाना परोसती है। जैसे ही शिवांगी अपने सीट पर बैठने के लिए जाने वाली होती है, धर्म शिवांगी का हाथ पकड़ लेता है। अचानक से शिवांगी को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। एकदम से अपनी गोद में बैठने से शिवांगी हैरान हो जाते हैं और अथर्व को देखने लगते हैं। फिर अथर्व शिवांगी से कहता है, तुम मुझे मेरी गोद में ही बैठकर खाना खिलाओगे और खुद भी खाओगी। धर्म की गोद में बैठे हुए शिवांगी के गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, पर बिना कुछ बोले चुपचाप से अथर्व को खाना खिलाने लगती है। अथर्व भी शिवांगी को एक बाइट खाने के बाद दूसरी बाइट खिला है। साथ में दोनों खाना एंजॉय करते हुए एक दूसरे से प्यार भरी बातें भी कर रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों का खाना हो जाता। खाना खाने के बाद भी अथर्व शिवांगी को उठना नहीं देता, अपनी गोद में बैठाया रखता है और शिवांगी से कहता है, अभी मैं स्वीट डिश नहीं खाई है। फिर शिवांगी अथर्व से कहती है, मैं अभी मंगवाते हूँ, 1 मिनट, मैं अभी मंगवाते हूँ, 1 मिनट रुको। फिर अथर्व शिवांगी से कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्वीट डिश मेरे पास ही है, बस तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। शिवांगी के चेहरे को अपने करीब करके शिवांगी के होठों पर प्यार से एक लाइट किस करता है। फिर दोनों अलग होते हैं। ये देखकर शिवांगी एकदम शॉक हो जाती है कि कुछ मिनट में यह क्या हुआ। शिवांगी के ऐसे कट से एक्सप्रेशन देखकर अथर्व हंसने लगता है और फिर शिवांगी से कहता है, अब खाना हो गया है तो घर चले। फिर शिवांगी को अपने ऊपर से खड़ा करता है। फिर शिवांगी को अपनी गोद में से उठना है। दोनों बिल पेमेंट करके होटल से बाहर निकल जाते हैं। होटल से बाहर निकालने के बाद होटल के जी स्टाफ मेंबर ने शिवांगी कर को पार्किंग में लगाया था। वह शिवांगी को और अथर्व को आते हुए देखकर कुछ ही समय में कर उनके पास लाकर रोकता है। फिर शिवांगियों से कुछ पैसे देते हैं और दोनों कर में बैठकर कल से बाहर निकल जाते हैं। शिवांगी अथर्व से पूछता है, अभी तुम्हें और कहीं पर जाना है या फिर घर चले। फिर अथर्व शिवांगी से कहता है, टाइम काफी हो गया है, अगर ही चलते हैं। सबसे पहले शिवांगी आपके घर की तरफ गाड़ी दौड़ा देती है और कुछ ही समय में कार को अथर्व के घर के आगे रोकती है। सबसे पहले अथर्व कार से उतरकर अपने शॉपिंग बैग निकलता है पीछे की सीट से और शिवांगी को अपना ख्याल रखने का बोलता है। जब तक शिवांगी कार लेकर नहीं जाती वहीं पर खड़ा रहता है। जैसे ही शिवांगी की कार आंखों से ओझल हो जाती, फिर अथर्व अपने घर में कदम रखता है। फिर सबसे पहले जाकर अपने कमरे में शॉपिंग बैग रखता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में फ्रेश होने के बाद आज शॉपिंग करके जो नए कपड़े लाया था उनमें से एक सिंपल सी पैंट शर्ट निकालकर पहन लेता है, जो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अथर्व ने पहना था उनमें और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अगर कोई भी लड़की एक बार देख ले तो अपनी नजर ही ना हटा पाए। फिर अथर्व अपने कमरे से निकलकर नीचे जाता है और साथ में 2 मोबाइल फोन भी ले लेता है, जो आधार ने अपनी मम्मी पापा के लिए उन्हें फ्रिज पर रख देता है और किचन में जाकर हेल्दी सा खाना बनाने लगता है। वैसे तो हॉस्पिटल में काफी अच्छा खाना दिया जाता है, फिर भी इधर अपनी मम्मी पापा के लिए अपने हाथ से बनाकर खाना अस्पताल ले जाना जाता है।
कुछ ही देर में खाना रेडी हो जाता है टिफिन में पैक करके, और जो 2 मोबाइल फोन लिए थे वह भी साथ लेकर अपने घर से निकलता है। घर को लॉक करने के बाद टैक्सी ऑथर ने बुक की थी वह भी आ चुकी है और उसमें बैठकर अस्पताल के लिए निकल जाता है। टैक्सी में बैठे हुए ही अथर्व सोच रहा है कल मैं मम्मी पापा के लिए बॉडी रिफाइनिंग पील बनाऊंगा, अदर वे ही सोच रहा था। कुछ ही देर में हॉस्पिटल भी आ जाता है। जैसे ही अथर्व अस्पताल में इंटर करता है, अस्पताल के अंदर जितने भी लड़कियां थे और नर्स थी अथर्व को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि जो सिंपल सा आउटफिट आधार ने पहन रखा था उसमें काफी हैंडसम लग रहा था और सभी लड़कियां यही सोच रही थी यार यह बंदा कितना हैंडसम है, काश मेरा बॉयफ्रेंड होता, मैं तो अभी प्रपोज कर दूंगी। इन्हीं सब बातों के बीच अथर्व कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट में जाता है और कुछ भी देर में अपने पापा के वर्ल्ड में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल आते हुए अथर्व को पता ही नहीं चला कब 7 बजे बज गए और खाने का टाइम भी हो चुका है। वीर प्रताप सिंह बेड पर लेटे हुए आराम कर रहे थे और अनीता जी सोफे पर बैठी हुई थी। जैसे ही अनीता जी अथर्व को देती हैं तो देखते ही रह जाती है, क्योंकि उन्हें भी अथर्व सिंपल से आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहा था। अथर्व की आवाज से अनीता जी होश में आती हैं। सबसे पहले यही पूछता है बेटा आज तुम शॉपिंग करने गए थे? अथर्व भी अनीता जी से कहता हाँ मां गया था। फिर अनीता जी कहती है तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। और फिर अथर्व के हाथ में अनीता जी एक बैग देखते हैं और अथर्व से पूछते हैं इसमें क्या है? अनीता जी की तरफ बैग बढ़ाते हुए कहता है आप खुद ही देख लीजिए, साथ में लंच बॉक्स भी दे देता है धर्म। और अनीता जी की आवाज सुनकर वीर प्रताप सिंह भी उठ जाते हैं। फिर अथर्व एक गिफ्ट बॉक्स वीर प्रताप सिंह का भी देता है और कहता है पापा आप भी इसे खोलिए। अनीता जी और वीर प्रताप सिंह अपने गिफ्ट बॉक्स को ओपन करते हैं। दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके हैरान होने का कारण भी था क्योंकि दोनों बॉक्स में एक एक ब्रांड न्यू आईफोन था। इसे देखकर अनीता जी कहती है अथर्व बेटा इतने महंगे फोन लाने की क्या जरूरत थी, हम क्या करेंगे इस उम्र में इतना महंगा फोन लेकर? अथर्व दोनों से कहता है ये आप दोनों के लिए मेरी पहली कमाई से आपके लिए पहला गिफ्ट, और रहे इस फोन को उसे करने की बात तो जब भी मैं कहीं बाहर रहूंगा तो आप मुझसे बातें कर सकते हो, और अस्पताल में भी जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते आपको रहना है। इस फोन को उसे करके आपका टाइम भी कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अनीता जी भी आगे कुछ नहीं बोलता है। फिर आधार अनीता जी से कहता है माँ पापा मैं आप दोनों के लिए खाना लाया हूँ, खाना ठंडा हो जाएगा आप दोनों खा लीजिए। अनीता जी बाथरूम में जाकर सबसे पहले हाथ धोकर आ जाती है। वीर प्रताप सिंह के पास जाकर सबसे पहले उन्हें खाना खिलाते हैं और साथ में खुद भी जाते हैं। अच्छी देर में दोनों का खाना हो जाता है। फिर आठम दोनों के फोन लेकर उनमें से डाल देता है, साथ में अपना नंबर भी ऐड कर देता है और फोन को सेट करके दोनों को दे देता है। फिर तीनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चलता कब 9 बजे बज गए रात के। फिर अनीता जी अथर्व से कहती है बेटा काफी लेट हो गए, अब तो घर या सुबह स्कूल भी जाना है। आधार जाने से पहले अनीता जी और वेद प्रताप सिंह से कहता है आप दोनों को ठीक होने के बाद सबसे पहले मेरे साथ शॉपिंग पर जाना होगा और अपने मनपसंद कपड़े खरीदने होंगे। अनीता जी भी हंसते हुए हमें जवाब दे देती। मेरा आधार हॉस्पिटल से निकल जाता है, जो कैब बुक की थी वह भी आ चुकी, कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हाथ में धोकर किचन में जाकर अपने लिए खाना बनाता है। कुछ ही देर में खाना बन जाता, थोड़ी ही देर में खाना फिनिश करके अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होकर अपना नाइट सूट पहनकर सो जाता है। क्या कल अथर्व अपने पापा के लिए बॉडी रिफाइनिंग पील बना पाएगा और क्या फिर से मिलेंगे अथर्व और अवनी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी माय एआई सिस्टम। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स।